हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। आज के इस वीडियो में जो है हम सोशल साइंस क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्या जितने भी टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उनसे बोर्ड एग्जाम 2021 में क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, तो उन सारे टॉपिक्स को जो है हम कवर करेंगे। तो और ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे जो है लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस पर लिए गए हैं, यानी जो चैप्टर जो है हटा दिए गए हैं उनसे जो है इसमें डिफिनीशंस नहीं लिए गए हैं। तो ये सारा जो है डिफिनीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इसमें सारे जो डिफिनीशंस है वो बहुत ही अरेंज्ड मैनर में लिखे गए हैं, जैसा कि बिल्कुल हमें जो एकदम एग्जैक्टली वैसा ही हमें हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख के आना है, तभी हम जो है फुल मार्क्स जो है गेन कर पाएंगे। और इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स कैसे जो है बीच बीच में जनरल आंसर देते समय उसमें बीच बीच में कैसे हम स्पेसिफिक वर्ड्स डाल सकते हैं, जिससे कि जो हमारा कॉपी चेक करने वाला है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा और वो अच्छा जो है इम्प्रेस्ड होकर अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है हमें उस पर देगा। तो इस टाइप के डिफिनीशन जो है सारे हर टॉपिक्स के इसमें दिए हुए हैं मेरे पास इस वीडियो में अवेलेबल है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर इकोनॉमिक्स से जो है लिया गया, इकोनॉमिक्स से जो डेवलपमेंट चैप्टर है उससे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है, डिफाइन, अगर डेवलपमेंट डिफाइन करने के लिए आ जाए तो हम क्या लिखेंगे। तो डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ इनकम प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी डेवलपमेंट जो है केवल इनकम को ही जो है मतलब किसी की बस इनकम बढ़ती जा रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत ही डेवलप्ड है। इनकम के साथ साथ लाइफ की क्वालिटी भी अगर किसी की इंक्रीज हो रही है तो वो डेवलप्ड कहलाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि ये पोवर्टी, इलिटरेसी, ये सब जो है तो जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये बैड जो है मतलब ये सब जो है ये सब अगर होती हैं तो वो डेवलप नहीं कहलाएगा। मतलब मान लीजिए कि जो है उसके पास बहुत ज़्यादा मनी है फिर भी वो इलिटरेट है तो वो डेवलप्ड नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि इट इज़ ए कॉम्प्रहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिडक्शन इन पॉवर्टी, लिटरेसी, क्राइम रेट एट्सेट्रा। यानी जो डेवलपमेंट होता है वो रियल पर कैपिटा इनकम में इंक्रीजमेंट को और लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट यानी कैसे जो है अपने जीवन शैली क्या है, किस प्रकार से जीवन को जीते हैं, ये सब जो है हमारे जो है डेवलपमेंट में आते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि पॉवर्टी में रिडक्शन हो, यानी गरीबी ख़त्म हो, इलिटरेसी ख़त्म हो, मतलब सब शिक्षित हो, और क्राइम रेट भी जो है डिक्रीज़ हो। फिर जो है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों एक ही होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लगभग हर साल जो है इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में, या कभी लॉन्ग में भी आ सकता है। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं, एवरेज इनकम क्या होता है। सो द एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। तो एवरेज इनकम क्या होता है, तो किसी भी कंट्री का जो टोटल इनकम है, जितनी भी कम्प्लीटली जो आय है किसी कंट्री की, उसको हम अगर उस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसे ही हम जो है एवरेज इनकम कहते हैं। और एवरेज इनकम को ही जो है हम पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई कहते हैं। यहाँ पर अब हम एवरेज इनकम का फॉर्मूला अगर आ जाए तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ एरिया या टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो ये फार्मूला है हमारा पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम निकालने का। फिर यहाँ पर जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये जो है ये आप खुद ट्राई करिएगा इसका आंसर देने का। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम इज, ए ऑप्शन है हमारा इनकम पर पर्सन, बी ऑप्शन है हमारा इनकम पर फैमिली, सी ऑप्शन है हमारा इनकम पर अर्निंग पर्सन, और डी ऑप्शन है हमारा इनकम पर मंथ। ठीक है, तो अगर आप जो है चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जो है इसको ईजिली जो है बता पाएंगे, ईजिली इसका आंसर कर पाएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। फिर चलिए देखते हैं एक और एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है। तो पहला है हमारा इफ़ नेशनल इनकम राइजेस पर कैपिटा इनकम मस्ट ऑल्सो राइजेस। बी ऑप्शन है हमारा इफ़ पॉपुलेशन राइजेस पर कैपिटा इनकम मस्ट फॉल। सी ऑप्शन है हमारा इफ़ नेशनल इनकम राइजेस वेलफेयर ऑफ दिस पीपल मस्ट राइजेस। और ऑप्शन डी है हमारा नॉन ऑफ देम। तो इसको भी जो है आप आंसर करिएगा, और अगर आपको आंसर मिल जाएगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन ए कंट्री। ये एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि हमें एज्यूम करना है कि
मान लीजिए कोई कंट्री है जिसमें केवल 4 फैमिलीज़ रहती हैं और जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो फैमिलीज़ की वो ₹5000 पर फैमिली है। और अगर जो है इनमें से 3 फैमिलीज़ का यहाँ पे जो है 3 फैमिलीज़ का इनकम दे दिया है कि एक का 4000 है, दूसरे का 7000, तीसरे का 3000 रुपीज़, और फिर बोल रहा है कि 4th फैमिली का जो है एवरेज इनकम क्या होगा। तो इसको जो है हम निकाल सकते हैं। आंसर मैं बस बता देती हूँ, आंसर इसको मैं करने का तरीका बता देती हूँ। आंसर भी मैं तब इसके लिए जब तरीका आ जाएगा तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो एवरेज इनकम जो है वो 5000 है और टोटल जो है यहाँ पे 4 फैमिलीज़ हैं, यानी टोटल जो इनकम होगी, मतलब टोटल इनकम उस कंट्री की क्या होगी, जो एवरेज इनकम है उसमें नंबर ऑफ़ फैमिली से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो है हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 20,000 हमारा आ जाएगा। टोटल इनकम जो है उस कंट्री की चारों फैमिलीज़ को मिला के है। तो 3 फैमिलीज़ की दी हुई हैं, तो इन तीनों को जो जोड़ के जो है हम टोटल जो इनकम है यानी कि 20,000 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा चौथे फैमिली का इनकम आ जाएगा। जैसे कि अब हम 4000 प्लस 7000 प्लस 3000 अगर हम ऐड कर दें तो 14,000 आ जाएगा, और 14,000 को हम 20,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6,000, यानी 4th फैमिली का जो इनकम होगा वो 6,000 होगा। फिर एक और यहाँ पे MCQ है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज जनरली डिटरमाइंड बाय। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो कैसे डिटरमाइंड होता है, तो इसके पर कैपिटा इनकम से, लिटरेसी लेवल से, या सी हेल्थ स्टेटस से, या ये डी ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी कंट्री का जो है डेवलपमेंट जो है कैसे जो है डिटरमाइंड होता है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको भी आप जो है ईजिली आंसर कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा जियोग्राफी का है, रिसोर्सेज। इससे जो है रिसोर्स का हम डिफिनीशन देखते हैं। जियोग्राफिक से ये लिया गया है रिसोर्स। तो रिसोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ईजिली, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो हम रिसोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हर वो चीज़ जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करे और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे कि हम उसको हम प्राप्त कर सकें, और इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी उस रिसोर्स को यूज़ में लाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा जो है इकोनॉमिक जो है बहुत ही ज़्यादा जो है खर्च ना उठाना पड़े, और हमारे कल्चरल के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, यानी हमारी संस्कृति के द्वारा भी जो है उसे स्वीकार किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, तो उसे जो है हम रिसोर्स कह सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है फिर से ज्योग्राफी का ये दिया हुआ है। पहले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब जो है ज्योग्राफी के टर्म्स है, तो इसको सबसे पहले हम जो है इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो है ये सी लेवल है हमारा, तो यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं वो कौन से हैं, तो सबसे नीचे यहाँ पे ये हमारा डीप सी बेस्ड है, ओके। उसके बाद से ये हमारा कंटिनेंटल राइज, फिर ये हमारा जो है कंटिनेंटल स्लोप हो गया, और ये हमारा कंटिनेंटल सेल्फ हो गया। ये इतना डिटेल्ड में जो है मतलब अधिकतर तो नहीं पहुँचा जाता है, फिर भी आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे आ सकता है, तो ये हम जाने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका जो एक ओवरव्यू हमारे माइंड में बना रहना चाहिए। और एक यहाँ पे MCQ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि नॉटिकल माइल्स बराबर कितना होता है, तो 1 नॉटिकल माइल बराबर 1852 मीटर्स होता है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, तो 1852 माइल्स जो है इज इक्वल टू जो हमारा 1 नॉटिकल माइल होता है। फिर इम्पॉर्टेंट इसमें क्या आता है हमारा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, मतलब कहाँ पर किसका जो है ऑनरशिप होता है, उसके रिगार्ड में जो हमें ये सब जो है टर्म जो है देखने पड़ेंगे। तो चलिए हम डिफिनीशंस देख लेते हैं। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो हम सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि एग्जाम में आएगा तो हम लिखेंगे क्या। तो एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ इज ए सी जोन prescribed by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, over which a sovereign state has special rights regarding the exploration and use of marine resources including energy production from water and wind। तो exclusive economic zone क्या होता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो एक ऐसा सी जोन है जो कि 1982 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया, यानी उसको जो है प्रिस्क्राइब कर दिया गया, एकदम मतलब निश्चित कर दिया गया कि सी में कितने एरिया है जहाँ पर जो है एक सोवरेन स्टेट जो है एक संप्रभुत्व जो राज्य होता है उसको मतलब स्पेशल राइट्स दिए गए कि इस सी में इतने एरिया तक जो है आपका अधिकार है। तो ये सब 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के द्वारा निश्चित कर दिया गया था, प्रिस्क्राइब कर दिया गया, जहाँ से जो है मतलब हम सी वाटर को यूज़ करके टाइडल एनर्जी, ये सब जो एनर्जी का भी प्रोडक्शन हम किस एरिया तक कर सकते हैं,
तो वो जो है 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के द्वारा जो है प्रिस्क्राइब कर दिया गया। तो उसी हम जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, उसी वही जो है यही रिफर करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, wild life, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles यानी 22.2 किलोमीटर from the coast termed as the territorial water and resources therein belong to the nation and hence called national resources। तो नेशनल रिसोर्सेज क्या किसे कहते हैं? तो जितने भी मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, जितने भी ये सब जो है जो पॉलिटिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल जो बाउंड्री, मान लीजिए ये जो है ये नीचे इंडिया का जो है नीचे वाला पोर्शन कुछ इस तरह से है, तो इसके ये पॉलिटिकल बाउंड्री है हमारा, जो आउटलाइन देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो इसको लेकर और इसके बाद तो सी है, ओशियन है हमारा, तो ओशियन में इतने इसके बीच जाएगा वो सारा हमारा नेशनल रिसोर्सेज होगा। और इसके अलावा मान लीजिए ये तो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया, इसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक, मान लीजिए यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स आ रहे हैं लगभग ये पूरा एरिया जो है ये, तो वो सारे उसमें भी जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब को जो है हम नेशनल रिसोर्स बोलते हैं। यानी कोई भी जो है कोई भी कंट्री जिसकी उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल बाहर तक जितने भी रिसोर्सेज आते हैं उस पर नेशनल का जो है राइट होता है, उसका अधिकार होता है, तो इसे ये जो है हम नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें दिया हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय स्रोत किसे कहते हैं? तो द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द concurrence of the international institutions, hence these are called international resources। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो ओशियनिक रिसोर्सेज यानी पॉलिटिकल जो हमारा बाउंड्री है उसके बाद जो ओशियंस, पूरा ओशियंस की ओशियंस है, तो उसमें जो है 200 नॉटिकल माइल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो जितने भी एरिया पड़ते हैं जहाँ पर जो है कोई भी कंट्री जो है स्वयं अपने मतलब इच्छा से जो है वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं कर सकता है, मतलब उसको अगर यूटिलाइज़ करना है इसके बाद से जो है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद से अगर किसी रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना है तो उसे जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है बहुत सारी कंट्रीज उसमें जो है उसके मेंबर्स होते हैं, तो उन सब से परमिशन लेके जो है तभी हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज का जो है यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, यानी इस पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार, किसी एक नेशन का जो है इस पे अधिकार नहीं होता है। फिर अब इससे जो हम MCQ देख लेते हैं। तो द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैन बी टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स। तो 200 किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे के 200 किलोमीटर आगे जो रिसोर्सेज हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अभी जस्ट हमने पढ़ा, उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट MCQ है हमारा, द ओशियनिक रिसोर्सेज अप टू डैश नॉटिकल माइल्स इज टर्म्ड एज नेशनल रिसोर्सेज। तो कितने नॉटिकल माइल्स को जो है हम जो है नेशनल रिसोर्सेज टर्म करते हैं? तो इसको भी जस्ट अभी हमने जब नेशनल रिसोर्सेज पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि 12 नॉटिकल माइल्स या 22.2 किलोमीटर जो ओशियनिक रिसोर्स यानी पॉलिटिकल बाउंड्री, और उसके बाद से 12 नॉटिकल माइल्स या उसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करें तो 22.2 किलोमीटर जो है जो एरिया जो होता है वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज में आता है। तो यहाँ पर नॉटिकल माइल्स है तो ये 12 वाला जो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि पॉलिटिकल मैप के बाद जो है ओशियन में जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक जो जितने भी रिसोर्सेज आते हैं उस पर जो है किसी भी नेशन का जो है उस पर अधिकार होता है। फिर हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, ये क्या होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो देखिए एकदम सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम क्या इंडिकेट करता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस को इंडिकेट करता है, जो कि मतलब किसी मान लीजिए कोई साल है उसमें जो है 1000 बच्चे जो है जन्म लेते हैं, तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो है अब 1 साल के पहले
कितने बच्चों का जो है डेथ हो जाता है, यानी जो है वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं, उसी को जो है यही जो कैलकुलेशन है उससे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट यही डिफिनीशन हम लिख देंगे, तो जो है एकदम ये कम्प्लीटली 100% प्योर करेक्ट है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है कि 0 से 2 मंथ्स के बेबी को जो है हम न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, और 2 मंथ से लेकर 1 ईयर तक जो है के बेबी को जो है इन्फेंट बोलते हैं, और 1 ईयर से 4 ईयर के बेबी को जो है हम टॉडलर बोलते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर, यानी कितने एजुकेटेड पीपल की पर्सनैलिटी है, इसको जो हम लिटरेसी रेट यही होता है। तो लिटरेसी रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। तो लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। यानी लिटरेसी रेट क्या मेजर करता है, तो लिटरेसी रेट उस लिटरेट पॉपुलेशन को मेजर करता है, यानी उन एजुकेटेड पॉपुलेशन को मेजर करता है जो कि 7 और 7 साल से अधिक, यानी 7 साल से नीचे तक तो लगभग मतलब 7 साल ये एज माना जाता है जब कोई बच्चा जो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, या उसके पहले जो है प्ले स्कूल में पढ़ता है। तो 7 साल के बाद तक जो है 7 साल और 7 साल के ऊपर तक जितने भी जो भी पॉपुलेशन है उनमें कितने लोग जो है लिटरेट हैं, यानी वो लोग शिक्षित हैं, इस प्रोपोर्शन को जो हम लिटरेसी रेट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि एजुकेशन इज ए ह्यूमन राइट, यानी सारे मनुष्यों का अधिकार है शिक्षा हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या हम किसे कहते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। ठीक है, तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या बोलते हैं, तो देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो जो है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस को इंडिकेट करता है, यानी 14 और 15 साल के एज के बच्चे जो कि स्कूल में रोज़ मतलब जो अटेंड करते हैं स्कूल, यानी उनकी अटेंडेंस बनती है, तो इसके परसेंटेज को जो है हम 14 से 15 साल के बच्चे जो कि स्कूल अटेंड करते हैं उनके परसेंटेज को जो है हम उसके परसेंटेज का रेशियो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन के साथ जो है इस रेशियो को हम नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। मान लीजिए जो है इसको हम देखिए कैसे हम समझ सकते हैं आसानी के लिए। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि किसी क्लास में जो है मान लीजिए कि एक कंट्री में मान लीजिए जो है ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं हम, जैसे कि हमने माना था कि एक कंट्री में 4 फैमिलीज़ हैं, अभी एक NCERT में से माना था, तो ऐसे ही मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक कंट्री में जो है 14 से 15 साल के बच्चे जो है 50 बच्चे हैं, और फिर जो स्कूल का रजिस्टर होता है, अटेंडेंस लगता होगा, तो उसमें जो है आपके भी स्कूल में लगता होगा, तो उसमें मान लीजिए कि केवल जो है 40 बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं, उनका मतलब अटेंडेंस में नाम है केवल कि मतलब वो पढ़ते हैं। तो जो ऊपर जो है जितने बच्चे अटेंडेंस दे रहे हैं, यानी उनका नाम है रजिस्टर में वो, और नीचे जो है जो टोटल पॉपुलेशन है वो, तो इस रेशियो को भी जो है हम नेट अटेंडेंस रेशियो बोलेंगे। फिर चलिए देखिए अब हम कुछ MCQs जो अभी हमने पढ़ा उस पर देख लेते हैं। तो कॉज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या कारण है, मतलब क्या कारण है कि एक साल में जो बच्चे पैदा होते हैं किसी भी ईयर में के कंट्री में जितने भी बच्चे पैदा हुए 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो है अपना 1 साल कंप्लीट किए बिना ही मर गए। तो ये इसके इंक्रीज़ होने की, उनकी मृत्यु की दर इंक्रीज़ होने की का कारण क्या है। ऑप्शन ए हमारा इन एजुकेट फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ, ऑप्शन बी है हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ऑप्शन सी हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस, और ऑप्शन डी हमारा बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर जो है आप अच्छे से सोच समझ के दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट फिर से यहाँ पे हमारा एक MCQ है कि द नेट अटेंडेंस रेशियो इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप डैश अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। तो इसमें थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि 14 से 15 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें कितने पॉपुलेशन जो है जी रहे हैं धरती पर, और कितने जो है वो क्लास में स्टडी करने के लिए उनका अटेंडेंस में नाम है और वो स्कूल जाते हैं। तो 14 से 15 साल के बच्चों का हमने देखा अभी, तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं का जो है नेट अटेंडेंस रेशियो जो है मेजर किया जा सकता है। तो देखना है कि कितनी बारीकी से जो है MCQ क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, इसलिए हमें NCERT की हर लाइन को जो है पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो MCQ हमारा दिया हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड एबव एज ग्रुप इज टर्म्ड एज।
प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड अबव एज ग्रुप इज टर्म्ड एज। तो लिटरेट पॉपुलेशन बोल रहा है, यानी सिंपली कोई भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ऊपर ऊपर भी तो वही बता सकता है कि लिटरेट पॉपुलेशन। मतलब एमसीक्यू में जो है बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, कोई कोई एकदम डिटेल से आ रहा है और कोई कोई एकदम ऊपर ऊपर की थोड़ा भी कोई अगर बुक खोला होगा तो वो या कॉमन सेंस के आधार पर भी जो है बता सकता है। तो लिटरेट पॉपुलेशन यानी लिटरेसी रेट, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये लिटरेसी रेट को जो है इंडिकेट करता है, इसको हम लिटरेसी रेट इसको टर्म करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर के यहाँ पे हम देखते हैं डिफिनीशन स्टॉक्स एंड रिजर्व्स का। तो स्टॉक्स एंड रिजर्व्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स do not have the appropriate technology to access these are included among stock। ठीक है, तो स्टॉक किसे कहते हैं? तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हर वो मटेरियल जिसका इतना जिसमें पोटेंशियल है कि वो हमारे ह्यूमन नीड्स को, किसी मनुष्य हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का पोटेंशियल है उसमें, लेकिन जो है ह्यूमन बींग्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो उसको यूज़ कर सकें। लेकिन ऐसी फ्यूजन में टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं और हमारे नीड्स को जो सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो उसे जो हम स्टॉक बोलते हैं। फिर रिजर्व्स क्या होता है? तो रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into the use with the help of existing technical know-how but their use has not been started. This can be used for meeting future requirements। तो रिजर्व्स क्या होते हैं? तो रिजर्व को जो हम स्टॉक का ही सबसेट कह सकते हैं। तो रिजर्व जो है, लेकिन रिजर्व्स में थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि इसको जो हम यूज़ में ला सकते हैं, हम अपनी हेल्प के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी भी जो हमारे पास टेक्निक प्रेजेंट है, नो हाउ, जो कि टेक्निक अभी भी मौजूद है, उसको हम यूज़ करके जो है रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसको भी रखा गया है रिजर्व करके फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारी आर्मी है तो उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल डीजल जो है रिजर्व के रूप में रखा गया है कि मान लीजिए कि कभी वॉर होता है तो उनको रिक्वायरमेंट कंट्री से मतलब अब जल्दी पहुंच नहीं पाएगा, तो वो जो अपना रिजर्व करके रखे हैं उसको वो यूज़ करके जो आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रिजर्व होता है कि मतलब वो हमारे पास है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं पर कर नहीं रहे, उसको फ्यूचर के लिए हम बचा कर रखे हैं। जबकि स्टॉक में क्या होता है कि जो स्टॉक में जो मटेरियल है वो हमारे नीड को पूरा करने की पोटेंशियल है उसमें, और लेकिन जो है हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर पाएँ, तो हमारे पास स्टॉक है। लेकिन रिजर्व में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हमारी नीड्स को पूरा भी कर सकते हैं, फिर भी हम उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है स्टॉक और रिजर्व्स में है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो ये तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर जगह मतलब होता है। हम लोग छोटे क्लास से पढ़े हैं 7, 8 में भी जो है 8 क्लास में दिया हमने पढ़ा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ऐसे डेवलपमेंट से होता है जो कि इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए हो, और ये प्रेजेंट में हम ऐसे इसको यूज़ करें कि जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है उनके भी नीड्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम जो है भर के हर चीज़ जो है यूज़ कर लें और हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनको एकदम अकाल पड़ जाए, कुछ भी उनके लिए हो ही ना। तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, हमारे पास कुछ है तो हम उसको ऐसे यूज़ करें कि हम उसको बचा के रिजर्व करके रख भी सकें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो वो जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं उसको, और वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म भी ना पहुँचाने वाला हो। फिर हम देखते हैं ज्योग्राफी का ये नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसे बोलते हैं, एनएसए और जीसीए क्या होता है। तो द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नॉन एज नेट सोन एरिया। तो प्रेजेंट में वो लैंड मौजूद जिस पर कि क्रॉप्स को जो है सोन किया गया है, मतलब उसको लगाया गया, बोया गया और उसकी कटाई भी की जाए, उसको जो है नेट सोन एरिया बोलते हैं। फिर ग्रास क्रॉप्ड एरिया किसे बोलते हैं, area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एरिया जहाँ पर एक साल में जो है एक कृषि वर्ष में एक ईयर में जनरली हम कर सकते हैं कि एक बार से अधिक जो है वहाँ पर किसी भी चीज़ की बुआई की गई हो और उसके साथ साथ नेट सोन एरिया को ऐड करके जो हमें वैल्यू मिलता है उसे हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। फिर देखिए, फिर अब इससे हम जो है एमसीक्यू देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया नॉन है। तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा कि क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। यानी एक साल में एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक जिन ज़मीनों पर जो है बोया जाए कोई भी फसल,
और उसके साथ साथ प्लस नेट सोन एरिया, इसको जो है हम जिसे यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए अब हम पढ़ते हैं लीचिंग क्या होता है। लीचिंग हिंदी में हम इसको निछालन बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इन एग्रीकल्चर लीचिंग इज द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू रेन एंड इरिगेशन। यानी जब हम किसी लैंड को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उस पर बहुत ही भारी वर्षा हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा हम इरिगेट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें पानी चला देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो इससे जो है वाटर जो है वो लॉस कर देता है। मतलब उसमें जो प्लांट्स के लिए जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वो सारे जो है पानी के साथ बह जाते हैं। तो प्लांट्स के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में नहीं रह पाते हैं ज़्यादा वर्षा के कारण या ज़्यादा इरिगेशन के कारण। तो इसी प्रोसेस को जो है हम लीचिंग बोलते हैं। ये हार्मफुल होता है प्लांट्स के ग्रोथ के। सिंपली हम कह सकते हैं कि ज़्यादा वर्षा या ज़्यादा सिंचाई के कारण प्लांट्स से जो है वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स का हट जाना, इसी प्रक्रिया को हम लीचिंग बोलते हैं। फिर अब यहाँ पे एमसीक्यू हमारा कि ए सॉइल टाइप विच वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंसेस लीचिंग इज। तो ये कौन सा होगा? तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन है हमारा लेटराइट सॉइल होगा। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा तो, और इसको जो है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि ऐसा कौन सा सॉइल है जिसमें कि ह्यूमस जो है वो बहुत कम मात्रा में होता है और यहाँ पर जो है हैवी रेनफॉल होता है जिसके कारण यहाँ पर लीचिंग एक्सपीरियंस किया जाता है। ये लेटराइट सॉइल ही होगा ऐसा मुझे लग रहा है। फिर देखिए यहाँ पर सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस से हमारा जो है हम कुछ डिफिनीशंस को देख लेते हैं। तो इथनिक किसे कहते हैं? इथनिक ये एनसीईआरटी में जो न्यू टर्म्स करके जो है कॉमन टर्म्स करके साइड में बॉक्स बना करके डिफिनीशंस दिया होता है उसमें दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सैम्पल पेपर में इससे क्वेश्चंस भी आया हुआ है इस बार के 2021 सैम्पल पेपर में। तो इथनिक को हम देख लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। तो ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, people belonging to the same ethnic group believes in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. तो देखिए इथनिक क्या होता है? तो एक सोशल डिवीजन यानी समाज में रहने वाला कोई भी एक हिस्सा जो इनका कि एक शेयर्ड कल्चर हो, यानी वो एक ही कल्चर को मानते हो और उस सोशल डिवीजन से बिलोंग करने वाले जितने भी पीपल हों वो मतलब इथनिक ग्रुप से रहने वाले जितने भी पीपल हों वो अपने कॉमन डिसेंट में विश्वास करते हो क्योंकि उनका कल्चर और उनका फिजिकल टाइप जो है वो सेम होता हो। और उन दोनों को जो है दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक इथनिक ग्रुप में जितने भी लोग होंगे उन सब का धर्म और उन सब की राष्ट्रीयता जो है सेम हो, ये डिफर कर सकता है। फिर यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है कि रिलेट्स टू ए कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विथ और क्लेम्स। यानी वो जो है एक कॉमन रेशियल ट्राइबल या कल्चरल ओरिजिन से या एक सेम बैकग्राउंड से जो है अपनी कम्युनिटी को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए इससे हम जो है एमसीक्यू करते हैं कि इतने ग्रुप्स में नॉट हैव कॉमन कंट्री कल्चर डिसेंट हिस्ट्री। तो इतने ग्रुप्स का सेम कल्चर होना चाहिए, सेम डिसेंट होना चाहिए, सेम हिस्ट्री होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उनका सेम कंट्री हो। ठीक है, अभी हमने ये ऊपर पढ़ा। फिर एक और हम यहाँ पे जो एमसीक्यू देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इनकरेक्ट। कौन सा जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या इसमें यहाँ पे गलत दिया हुआ है? ऑप्शन ए हमारा शेयरिंग पावर डिवाइडिंग पावर, ऑप्शन बी हमारा शेयरिंग पावर रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी हमारा शेयरिंग पावर अवॉइडिंग टायरानी ऑफ मेजोरिटी, ऑप्शन डी हमारा शेयरिंग पावर इज इक्वल टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए शेयरिंग पावर यानी डिवीजन ऑफ डिवाइडिंग पावर, पावर को शेयर करना, इसका मतलब क्या होता है? पावर को डिवाइड कर देना। और ऑप्शन बी हमारा शेयरिंग पावर यानी कन्फ्लिक्ट्स को कम करना, यानी लड़ाई झगड़ों का कम हो जाना। ऑप्शन सी हमारा शेयरिंग पावर इज इक्वल टू अवॉइडिंग टायरानी ऑफ मेजोरिटी, और ऑप्शन डी शेयरिंग पावर जो है इंक्रीजिंग ऑफ स्टेबिलिटी, यानी पावर शेयरिंग करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है नहीं। तो इसको भी जो है आप बुक पढ़ के अच्छे से एक बार बुक पढ़िएगा, उसके बाद से जो आप इसको आंसर करेगा, क्योंकि आप इसको ऐसे ही जो आंसर नहीं कर सकते, ऐसे ही हवा में तुक्का मार के नहीं कर सकते। और तुक्का मार के कर तो सकते हैं पर कोई गारंटी नहीं है कि वो सही होगा या गलत। तो इसलिए आप बुक पढ़िएगा, उसके बाद जो इसका आंसर अपने मन से खोजने का ट्राई कीजिएगा। फिर देखिए फिर हम देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। ये क्या होता है? ये भी हमारा सैम्पल पेपर में इस बार आया हुआ है। तो मेजोरिटेरियनिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी बहुसंख्यावाद को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। यानी एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा बिलीफ जिसमें कि ये माना जाता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी यानी जिसकी पॉपुलेशन अधिक है
किसी कंट्री में मान लीजिए कोई मेजोरिटी कम्युनिटी है, एक ऐसा समुदाय जिसकी संख्या जो है ज़्यादा है, तो वो उस कंट्री में जो है रूल अपने हिसाब से करेगा। वो मतलब कोई माइनॉरिटी है यानी कोई कम संख्या में, तो उसकी ज़रूरतों पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देगा, वो जिए मरे उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेजोरिटी में है तो सिर्फ अपनी खुशी को जो है ध्यान देगा। तो इसे जो है हम मेजोरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यावाद कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका में हुआ था। तो यहाँ पे जो है MCQ देखते हैं, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म लेड टू सिविल वॉर। तो अभी जस्ट मैंने बता दिया आपको श्रीलंका में, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे श्रीलंका में मेजोरिटेरिज्म की वजह से जो है वहाँ पे सिविल वॉर हो गया था। फिर सिविल वॉर क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विथ इन ए कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट्स अपीयर्स लाइक ए वॉर। यानी किसी कंट्री के अंदर दो ग्रुप्स हों जो अपोज हो, यानी एक दूसरे के विरोधी हों, एक दूसरे से अलग अलग हों, बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण रखते हों, उनके बीच एक हिंसात्मक कन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी मार काट लड़ाई झगड़ा हो जाए और वो इतना बढ़ जाए कि ये एक युद्ध के रूप में दिखाई दे। तो इसलिए हम इसे जो हम सिविल वॉर कहते हैं, यानी लोगों के बीच का युद्ध। फिर हम इससे MCQ देख लेते हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। श्रीलंका किस साल में जो है श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया। तो हम जानते हैं कि इंडिया का मान लीजिए मैप हमारा, तो यहाँ पे एक छोटा सा कुछ हिस्सा दिखाता है इंडिया के बगल में ही, पड़ोसी देश हम कह सकते हैं कि इंडिया का है, हमारा श्रीलंका है वो पड़ोसी देश इंडिया का। तो ये जो हमारा इंडिया का, इसको हम ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 में 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ये इसके पास ही है। तो एक साल बाद यानी 1948 में जो हमारा श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट कंट्री कहलाया था। फिर अब देखिए हम देखते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रो पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक ऑनरशिप इन द सिस्टम। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसे कहते हैं, तो एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कि जो सिटीजन्स हो, जो कॉमन पीपुल हो उस कंट्री के, वो जो है पार्टिसिपेट करके और अपना एक जो है स्टेक यानी अपना एक पोजीशन एक्वायर करके उस सिस्टम में जो है हिस्सा ले सकते हैं। इसे जो है हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, MCQ यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ डू पीपल फॉर्म लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे पीपल फाइंड करते हैं। ऑप्शन है हमारा बाय पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बी बाय सोशल पार्टिसिपेशन, सी बाय इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और डी हमारा नॉन ऑफ द अबव। तो अभी हमने पढ़ा है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी इलेक्शन में जो इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करके जो अपना एक पोजीशन गेन कर सकते हैं, जिससे कि जो है वो इसमें जो है गेन कर सकते हैं, इसे जो हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा बाय पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके। अब देखिए अब यहाँ पे दिया हमारा प्रूडेंटियल। तो NCERT में ये वर्ड किया हुआ है प्रूडेंटियल। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो प्रूडेंटियल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और एन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लूजेस, प्रूडेंटियल डिसीजंस आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस। प्रूडेंटियल किसे हम कह सकते हैं कि प्रूडेंस के आधार पर या केयरफुल कैलकुलेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मतलब जो लाभ और हानि है इन सब को देख कर जो डिसीजन लिया गया हो या उसका जो मतलब उसके बारे में जो भी कुछ किया गया हो, उसे जो है मतलब गेन और लॉस सबको देखकर उसे हम प्रूडेंटियल बोलते हैं। जो प्रूडेंटियल डिसीजंस होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, अधिकतर जो है कॉन्ट्रास्ट करते हैं किस डिसीजन से, जो कि मोरल कंसिडरेशन पे बेस्ड लिए गए, यानी मोरल का बिल्कुल अपोजिट क्या हमारा प्रूडेंटियल, मोरल का एंटोनियम जो हमारा प्रूडेंटियल होता है। फिर इससे हम MCQ देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रूडेंट रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का प्रूडेंटियल रीजन क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज एंड इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ऑप्शन बी हमारा पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सी हमारा बोथ ऑफ द अबव और डी हमारा नॉन ऑफ द अबव। तो ये बिल्कुल NCERT में एग्जैक्ट दिया हुआ है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारा मोरल रीजन है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी इंडिया में दिया गया क्योंकि उसका मोरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा हम कहते हैं डेमोक्रेसी को। ये हमारा मोरल रीजन है और मोरल रीजन का बिल्कुल जो है कन्फ्लिक्टिंग होता है हमारा प्रूडेंटियल रीजन। तो यहाँ पे हमसे प्रूडेंट रीजन पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज एंड इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी ये लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करता है और स्टेबिलिटी जो है पॉलिटिकल ऑर्डर में लाता है। फिर नेक्स्ट MCQ हमारा कि व्हेन डिफरेंट पार्टीज शेयर पावर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड। जब बहुत सारी अलग अलग पार्टियाँ जो हैं वो पावर को शेयर करके गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसे हम किस टाइप का गवर्नमेंट बोलते हैं। ऑप्शन हमारा मेजोरिटेरियन, ऑप्शन बी हमारा फेडरल,
ऑप्शन सी हमारा कमेटी, ऑप्शन डी हमारा कोलाइशन। तो इसको भी जो है आप बताइएगा अपने आधार पर। मेजोरिटेरियन तो नहीं होगा यहाँ पे, कम्युनिटी भी नहीं होगा, फेडरल और कोalition में कुछ दोनों में से कोई एक होगा। इसको जो है आप और क्लियर करके बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। ऐसे मेरे हिसाब से ये कोalition गवर्नमेंट ही होगा। फिर देखिए फेडरलिज्म किसे कहते हैं, फेडरलिज्म को हम डिफाइन करना सीखते हैं। फेडरलिज्म किसे कहते हैं, तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यूजुअली फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड देखिए यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि फेडरलिज्म किसे कहते हैं। तो फेडरलिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें कि जो पावर होता है, जो सत्ता होती है, वो सेंट्रल अथॉरिटी और इसके जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनके बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे जो हम फेडरेशन बोलते हैं। ये जो है इसके जनरली जो है 2 लेवल्स होते हैं, यानी कम से कम 2 लेवल्स होने चाहिए। तो फेडरेशन में तो ये होगा कि एक जो है सेंट्रल यूनिट हो जो कि अपने कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और ऊपर जो हमारा एमसीक्यू ये वाला था कि जब डिफरेंट पार्टीज पावर को शेयर करें, तो जब डिफरेंट पार्टीज पावर को शेयर करती हैं तो उससे जो हमारा कोalition गवर्नमेंट जो है बनता है, यानी गठबंधन वाली सरकार। तो ये हमारा फेडरलिज्म क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमारा एमसीक्यू की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर शेयर्ड, यानी इसमें कौन सा एक जो है जिसमें जो है गवर्नमेंटल पावर जो है शेयर नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी हमारा ब्यूरोक्रेसी, और ऑप्शन सी हमारा एक्सिक्यूटिव, और ऑप्शन डी हमारा जुडिशरी। तो हम सभी जानते हैं कि एल ई जे यानी लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों जो है इनमें जो है पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो किसमें इसमें सबसे ऑड वन आउट क्या हमारा ब्यूरोक्रेसी, यानी ब्यूरोक्रेसी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है जो ये तीनों के अलावा एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर जो है पावर शेयर नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हमारा ब्यूरोक्रेसी। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा कि विच फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हम किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को, या डिवीजन ऑफ पावर एमंग वेरियस कम्युनिटीज, या शेयरिंग ऑफ पावर एमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो अभी हमने फेडरलिज्म पढ़ा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट यानी सेंट्रल यूनिट है और उसके बाद जो छोटे छोटे हिस्से हैं उसमें पावर का शेयरिंग करना जो है ये हमारा फेडरलिज्म कहलाता है। तो ये दोनों एक ही लेवल पे तो है नहीं, अलग अलग लेवल पे हैं, यानी बर्ड एंड खट्टर, इसलिए हम इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहेंगे। फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यू फिर से हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म किस टाइप के पावर शेयरिंग को हम फेडरलिज्म कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, या डिवीजन ऑफ पावर एमंग वेरियस कम्युनिटीज, या शेयरिंग ऑफ पावर एमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें से कौन सा जो है फेडरलिज्म का की फीचर नहीं है। ऑप्शन ए हमारा देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, तो ये सही है हमारा। फिर बी हमारा इस टायर हैज इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन इन इट्स स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। जितने भी अलग अलग टायर है उन सब का टायर है, यानी जो जो इसमें जो लेवल्स हैं उन सब का जो है अपना अलग अलग जो है इस लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग उनका मैटर्स है जिसपे वो लॉज बनाते हैं। फिर ऑप्शन सी हमारा द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, यानी जितने भी टायर्स हैं उन सब की जो है उन सब का जो है उन सब का एरिया जो है मतलब जिस पे उनको जो लॉज बनाने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड दिया गया है। फिर ऑप्शन डी हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूनिलैटरली चेंज बाय एनी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे रॉन्ग है, गलत है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिलैटरली यानी कोई भी चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कोई भी गवर्नमेंट जो चाहे तो बदल सकते हैं। मान लीजिए कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो अगर मान लीजिए हम लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कोई एक स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगा क्या, बिल्कुल नहीं बदल पाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया। ऑप्शन ए हमारा ए टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ए 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ए सिंगल टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, या ए 4 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ओरिजिनली तो जो है हमारा 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड यहाँ पे जो है जब हम बुक को पढ़ेंगे तभी इसको दे पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में तो हमारे पास 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे लोकल लेवल पर जो होता है वो गवर्नमेंट। तो 3 टायर्स है ना, लेकिन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिए गए हैं। लेकिन अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें तो वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे लेजिस्लेशन की बात की जा रही है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर हम देखते हैं जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ठीक है।
तो द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। तो जुरिस्डिक्शन क्या बोलते हैं, तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर लीगल अथॉरिटी जो है, जहाँ पर कोई लीगल अथॉरिटी हो और उस एरिया को डिफाइन किया गया हो कि इसके जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, इतने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इनके किन किन सब्जेक्ट्स पर कौन जो है उस पर जो है डिसीजंस लेगा। तो ये हमारे जुरिस्डिक्शन का मतलब यही था कहने का कि इस एरिया में जितने लोग आएंगे उन पर जुरिस्डिक्शन जो है ये टायर सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो करेगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है हमारा। फर्स्ट है हमारा, जुरिडिक्शन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ए जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ऑप्शन बी सब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो अभी हमने जब डिफिनेशन पढ़ा तो उसमें दिया था जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और सब्जेक्ट्स दोनों वर्ड्स यूज हुए थे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ हमारा, हु मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट कंटेन इन द कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर लॉज कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट। ये तो यूनियन गवर्नमेंट जो है कंकरेंट लिस्ट पर बनाता है, या ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट्स, या ऑप्शन सी बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो कंकरेंट लिस्ट में जो आते हैं, जो लिस्ट आते हैं उस पर जो हमारे बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर जो है रूल्स बनाते हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारा वो यूनियन लिस्ट पर लॉज बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हमारा स्टेट लिस्ट पर, और कंकरेंट लिस्ट पे जो है जो इसमें जो होते हैं फील्ड्स उस पर जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उस पर रूल बना सकते हैं। और इन केस की अगर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कुछ और चाहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट कुछ और चाहता है, तो उस केस में जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा, यानी उसकी वही जो है डोमिनेंट रहेगा, उसी को माना जाएगा। देखिए इसमें बायोलॉजी ला रही हूँ मैं, डोमिनेंट रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट डोमिनेंट हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट हमारा रिसेसिव हो जाएगा। और एक और यहाँ पे जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स जो होंगे, यानी उस समय जो चीज़ें नहीं थी उनको जो है वो जब आई तो उन पर कौन लॉज बनाएगा, तो ये अब जो है एक रेसिडुअरी लिस्ट बनाया गया है, जिसमें कि उन सबको जैसे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब, तो उन सब पे जो रूल्स जो है हमारे लॉज हैं वो भी जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा। फिर हम देखते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। तो टेबुलर फॉर्म में हम इसको देख लेते हैं। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सो इस वाले सेक्शन में देखिए कि व्हेन ए लार्ज कंट्री चूजेस टू डिवाइड इट्स अथॉरिटी बिटवीन द मेंबर स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म इज रिगार्डेड एज द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यानी मान लीजिए कोई एक लार्ज कंट्रीज और वो डिसाइड करती है कि वो अब पावर को जो है अपने डिफरेंट अथॉरिटी के बीच जो है अपने मेंबर स्टेट्स के बीच डिवाइड करेगी, शेयर करेगी, तो इसे ही जो है हम फेडरलिज्म बोलते हैं, और इसे हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं। और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट है वो अब सारे स्टेट्स अपनी मर्जी से आए और खुद वो जो है मिलकर एक बड़ी यूनिट बना ली और बोले कि हम एक साथ आ गए, और अब क्योंकि वो सब एक साथ आ रहे हैं और फिर फेडरलिज्म को जो है अपना रहे हैं, तो इसे हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलेंगे। फिर देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या दिया हुआ है कि इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन द सेंट्रल पावर ऑलवेज विल मेंटेन इट्स डोमिनेंस ओवर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स विच रिजल्ट्स द लैक ऑफ सोवरेनिटी ऑफ एन। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, चूंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही अपने अथॉरिटी के बीच पावर को शेयर करता है, तो जो सेंट्रल पावर होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है, यानी उसके पास ज़्यादा पावर्स होते हैं। जबकि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट्स हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में जो है दोनों में को जो है इक्वल पावर्स होते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ पर है, तो इंडिया में हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि अभी हमने लिस्ट में पढ़ा तो हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी यूनियन गवर्नमेंट को डोमिनेंट रखा गया है, यानी जो है कहीं पर डोमिनेंट रखा गया है, तो यानी ये हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो इसलिए एग्जाम्पल क्या होंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के, तो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इन जगहों पर जो हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा हमारा एग्जाम्पल जो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। इसको हम देखिए मैं ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पर ऐसे कि कमिंग टुगेदर में हम सिर्फ एक अमेरिका को रखेंगे, मान लीजिए अमेरिका को याद करेंगे, यूएसए हो गया, और फिर इसी से जो है ऐसे ही ले लेंगे स्विट्जरलैंड, और ए से हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे हम इसको जो है याद कर सकते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसे हम एमसीक्यू देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कौन सा इसमें जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन ए इंडिया, बी स्पेन, सी बेल्जियम और डी यूएसए। तो यूएसए हम जानते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। तो ये तो सब जानते हैं, पर डिफाइन कैसे करें ये कुछ ही जानते होंगे, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो एक गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज
यूजुअली पार्टनर्स इन ए कोalition फॉर्म ए पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट ए कॉमन प्रोग्राम। तो कोalition गवर्नमेंट किसे कहते हैं कि यानी एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो कि कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक साथ आने पर बनी हुई हो। मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहा है तो कोई एक फिक्स ये इतनी सीट्स है ना कि इतनी सीट्स कोई पार्टी ला देगी, मिनिमम तो इतनी सीट कोई पार्टी ला देगी तो वो जो है जीत जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि कोई भी मतलब इतनी ज़्यादा पार्टीज जो है वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं कि कोई भी जो उस निर्धारित कोटा को तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो क्या होगा कि दो पार्टी जो आपस में मिल जाएंगी और फिर जो है उसको अचीव कर लेंगे उतने नंबर ऑफ सीट्स को, और फिर जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेंगी। तो यहाँ पर एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज यानी मिनिमम दो पॉलिटिकल पार्टीज या दो से अधिक भी, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे पार्टनर जो है कोलिशन फॉर्म करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, एक पॉलिटिकल अलायंस हम कह सकते हैं कि बनाते हैं, और जिससे कि एक कॉमन प्रोग्राम को वो जो है अचीव करते हैं, और इसे जो है हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है हमारा, विकेंद्रीकरण इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसको देखिए, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जब पावर को जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया जाए और लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो इसे ही हम जो है डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके हम MCQ देख लेते हैं कि विच बॉडी कंडक्ट्स द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो कौन यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करता है? ऑप्शन ए हमारा इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी हमारा स्टेट हाई कोर्ट, ऑप्शन डी हमारा पार्लियामेंट। तो इसको भी जो है आप NCERT से पढ़ के जो है, ये टास्क है आपका, NCERT से पढ़ कर इसका आंसर जो है आप दीजिएगा, खुद आप जो है कोशिश करिएगा इसका आंसर फाइंड करने का। बिल्कुल एकदम जो है मतलब एग्जैक्ट NCERT के लाइन से उठा कर क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है। वैसे मैं बता देती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है इसका सही आंसर होगा, पर आप NCERT एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं? तो ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी पॉलिटिकल एक ऐसे पीपल का ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी जो है एक ऐसे पीपल का ग्रुप है जो कि एक साथ आकर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं, यानी इलेक्शन लड़ते हैं और पावर इलेक्शन जीत कर जो है पावर लेकर जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो हमारा लीडर्स हो गए यानी उसके नेता, और दूसरे जो हमारे एक्टिव मेंबर जो उसके सक्रिय जो उसके जनता है, सक्रिय मेंबर्स है, एक्टिव मेंबर्स यानी जो एक्टिव रहते हैं, और तीसरे जो थर्ड पार्ट है हमारा द फॉलोअर्स जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके वॉलंटियर्स हैं, जो उसको फॉलो करते हैं। तो ये मेनली 3 पार्ट्स हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। फिर MCQ हम देख लेते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज ए पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो 3 अभी हमने पढ़ा, एक लीडर हो गया, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, तो 3 हो गए। फिर हम देखते हैं पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन यानी विभाजन। तो ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फैक्शन, पार्टीशनशिप is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. Parties are about a part of society and thus involve participants. ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ पे मैंने पार्टीशन जो है, ये पार्टीशन है, मैंने इसको डिवीज़न बोल दिया तो वो नहीं होगा। यहाँ पे पार्टनरशिप की बात यहाँ पे की जा रही है, पार्टीशनशिप को, ठीक है। अगेन सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। पार्टीशन यहाँ पे फिर अभी मैंने पता कर लिया, पार्टीशन यहाँ पे वही है, डिवीज़न यहाँ पे बस उसी को कहा गया है, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि स्ट्रांगली एक पार्टी को कमिट हो या किसी एक ग्रुप या फैक्शन से बिलोंग करता हो, और जो एक स्ट्रांगली किसी एक ही व्यू पर जो है कमिटेड हो, एक व्यू पर। और पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक ए साइड। पार्टीशनशिप का मतलब है कि किनारा ले लेना है या खुद की ऐसी एबिलिटी ना होना जिससे कि वो एक बैलेंस्ड व्यू यानी संतुलन बनाकर हर प्रॉब्लम को क्रिएट कर सके, इसलिए वहाँ से साइड ले लेना यानी वहाँ से अलग हो जाना, हट जाना, तो ये पार्टीशन कहलाता है। तो पार्टी जो है वो सोसाइटी का एक पार्ट है। पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज वो कौन बनाता है? सोसाइटी के हमारे कुछ लोग जो है जाकर पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, यानी वो सोसाइटी का हिस्सा है। तो अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग लोग जाएंगे, अलग अलग पार्टीज बनाएंगे। तो यहाँ पे पार्टीशनशिप जो है एक बहुत ही जो है कॉमन चीज़ है, यानी उन लोगों में अलगाव होना। यहाँ पे हम MCQ पढ़ लेते हैं कि MCQ देख लेते हैं, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप ऑफ फैक्शन। तो ये क्या होगा हमारा, ए फॉलोअर हो गया या पार्टीशन हो गया या लीडर हो गया, मेंबर हो गया। तो स्ट्रांगली कमिटेड टू पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। तो अभी हमने यहाँ पे देखिए ये लाइन हमने पढ़ा, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फैक्शन, इसे हम पार्टीशन बोलते हैं, यानी उसमें पार्ट लेना, उसमें हिस्सा लेना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है हमारा हो जाएगा पार्टीशन, ओके। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूलिंग पार्टी। इसको हम डिफाइन करते हैं, रूलिंग पार्टी क्या होता है।
तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, पर हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी, यानी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट को चला रही हो उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। जैसे कि इस समय बीजेपी जो है हमारी वो रूलिंग पार्टी है, क्योंकि वो इस टाइम गवर्नमेंट को चला रही है। फिर दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाई वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज। अब देखिए, ये तो रूलिंग पार्टी हो गया। और अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन किसे कहते हैं? तो मान लीजिए अब इलेक्शन में तो बहुत सारी पार्टीज हिस्सा ले रही हैं और एक पार्टी जीत गई, उसने गवर्नमेंट बना लिया, बाकी जो बची हुई जो पार्टियां होती हैं वो अपोजिशन का काम करती हैं, यानी विरोध का काम करती है। अब जो जो रूलिंग पार्टी है वो जो अपने रूल्स बनाएगी, जो लॉज लेकर आएगी, उसमें क्या कमियां हैं उसको जो है अपोजिशन पार्टी उसको जनता के सामने खोल कर रखेगी कि ये गलतियाँ, दो भी रहेगी तो उसको चार बताएंगे। तो वो भी जो है मतलब एक अच्छा काम प्ले करते हैं अपोजिशन, जो है मतलब आवाज़ उठाते हैं कि मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसकी गलत जो नीतियाँ हैं, गलत नीतियाँ हैं, जो गलत काम है, गलत कानून कोई ला रहा है जो कि लोगों के पक्ष में नहीं है, तो उसका जो अपोजिशन पार्टियाँ करती हैं। तो अपोजिशन पार्टियाँ भी जो हमारी हेल्पफुल है। फिर यहाँ से हम MCQ देख लेते हैं कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर डैश एंड डेट्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पार्टीज हमारे सामने जो है, पार्टी जो है वोटर्स के सामने क्या पेश करती हैं? अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पेश करती हैं, रूल्स रेगुलेशन व्यूज ओपिनियंस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब जो है, ये सब पॉलिसीज और प्रोग्राम से हम लिख सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्यूज एंड ओपिनियंस भी, यानी ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगी। ये सब जो है पार्टी जो है अपने वोटर्स के सामने लाती हैं। एक और MCQ हम देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द वोटर्स, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन या ऑल ऑफ दी अबव। एक गवर्नमेंट होता है वो अपनी पॉलिसीज को किसके बेस पर एक्सपेक्ट करके लेता है? वोटर्स पर या रूलिंग पार्टी पर या अपोजिशन पर या ऑल ऑफ दी अबव पर। ठीक है, तो इसको भी जो है आप अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिएगा, इसको सोच समझ के। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेशनल पार्टी, यानी राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं? तो ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी की जो है, नेशनल पार्टी होने के लिए किसी पार्टी को क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए? तो एक ऐसी पार्टी जो कम से कम 6% जो है लोकसभा के टोटल वोट्स का 6% प्राप्त हो, उसको इलेक्शन में या असेंबली 4 स्टेट्स या 4 राज्यों की इलेक्शन में मिलाकर उसके पास 6% टोटल वोट्स का हो, या कम से कम, और जो है उसके साथ साथ ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि लोकसभा में जो है कम से कम 4 सीट पर जो है उसका अधिकार हो, उसे जो है हम नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसे हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं। अब इससे हम MCQ देख लेते हैं कि हाउ मेनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इन इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन, इंडिया के इलेक्शन कमीशन में कितनी पार्टीज को रजिस्टर किया गया है? तो ये भी डायरेक्ट जो है NCERT की लाइन से लिया गया है। तो मैं टास्क देती हूँ आपको, ये NCERT खोल के और उसको जो है इसको ढूंढ के और डायरेक्ट यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर से जो है इसका आंसर आपको देना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, हाउ मेनी पार्टीज आर रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ऑफ 2080 में कितनी पार्टीज को जो है नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया? तो ये भी जो है करंट अफेयर्स के आधार पर जो है ये क्वेश्चन है, ये सब भी जो है हमें सोशल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर ये जो है NCERT में हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ उनका सिंबल भी दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे ये एक सिंबल दिया गया है और बताना है हमसे कि इस सिंबल के द्वारा हमें पार्टी को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस पार्टी का जो है ये सिंबल है। तो इसे भी आप NCERT से देख के रिकॉग्नाइज करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा या आप खुद जान जाइएगा और फिर एग्जाम में उसे लिख दीजिएगा अगर आएगा तो। अब यहाँ पे स्टेट पार्टी हम किसे कहते हैं? तो ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी। तो स्टेट पार्टी हम किसे कहते हैं? तो एक ऐसी पार्टी जो कि जो है लेजिस्लेटिव, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में टोटल वोट्स का 6% जो है सिक्योर की हो और इसके साथ साथ जो है वो स्टेट पार्टी में उस स्टेट पार्टी को जो है 2 सीट्स जो है वो विन की हो, उसे जो है हम स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको हम स्टेट पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। अब इससे हम MCQ देखते हैं कि विच स्टेट डज नॉट हैव एनी रीजनल पार्टी एज ऑफ 2018? बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, एंड डी असम। यानी ऐसी कौन सा स्टेट है जिसका कोई जो है उसका कोई रीजनल पार्टी नहीं है 2018 के अनुसार? तो इससे जो है आप करंट अफेयर्स करके जो है गूगल करके आपको देखना पड़ेगा NCERT में, अगर नहीं मिला तो वैसे मेरे ख्याल से ये NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, तो NCERT पढ़ के आप इसे बता दीजिएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन तो चेंजिंग पार्टी एलिजियंस लॉयल्टी फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड टू ए लेजिस्लेटिव बॉडी टू ए डिफरेंट पार्टी।
तो डिफेक्शन क्या होता है? तो चेंजिंग पार्टी एलिजियंस लॉयल्टी फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड टू ए डिफरेंट पार्टी। यानी मान लीजिए कोई कोई लीडर है, मान लीजिए कोई मेंबर है किसी पार्टी का, और जब अगर मान लीजिए उसकी पार्टी आ जाती है और दूसरी पार्टी जीत जाती है तो वो जाके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो इसको जो है, इसको रोकने के लिए जो है यहाँ पे एंटी डिफेक्ट, इससे जो है इस प्रोसेस को जो है डिफेक्शन बोलते हैं। यानी जो है दल बदली हम कह सकते हैं, दल बदल लेना। तो इसको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ ला के जो है इसे रोक दिया गया एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत। तो इससे यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है कि कब जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को पास किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1990। तो इसे जो आप एनसीईआरटी से देख के जान जाइएगा, क्योंकि अभी एग्जैक्ट करेक्ट मुझे डेट याद नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन वाज द बीजेपी फाउंडेड। तो ये भी एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया हुआ है। मतलब अब देख सकते हैं कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, हर लाइन को जो हमें अच्छे से पढ़ जाना है कि तभी हम जो है एमसीक्यू, जो इस बार तो बहुत ज़्यादा लगभग 50% जो है पेपर एमसीक्यू में आने वाला है। तो हमें हर एनसीईआरटी की हर लाइन को जो एक बार तो हमारे नज़र के सामने से वो गुजरा हुआ होना ही चाहिए, उसकी एनसीईआरटी की हर लाइन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन वाज बीजेपी फाउंडेड। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसे आप जो है अच्छे से टिक कर लीजिएगा। इन सबको जो है डेट आप एक पेज पर लिख के आप उसको लर्न कर सकते हैं कि हर एक पार्टी का सिंबल क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा कि सिंबल से क्वेश्चन दिया हुआ था, और फिर उसका जो है कब वो फाउंड हुआ था और कौन उसके लीडर थे, किसके द्वारा फाउंड किया गया था। अब देखिए हम एफिडेविट क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एफिडेविट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ए साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर ए पर्सन मेक्स ए स्वॉर्न स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो एफिडेविट क्या कहते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी एक ऑफिसर को सबमिट किया जाता है, जहाँ पर कोई पर्सन जो है अपना एफिडेविट जो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता है जिसमें कि वो एक स्वॉर्न स्टेटमेंट लिखा होता है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देता है, यानी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बताता है लिखित रूप से, तो उसे हम एफिडेविट बोलते हैं। यहाँ पर एक ही एफिडेविट का जो है दिया हुआ है, एफिडेविट किस प्रकार का होता है, तो कुछ इस तरह का जो एफिडेविट होता है यहाँ पर, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI क्या है हमारा। तो UNDP uses ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एज द मेन क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को यूज़ करता है मेन क्राइटेरिया के रूप में डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। द क्राइटेरिया टेक्स इनटू कंसिडरेशन other development indicators like life expectancy besides per capita income, whereas World Bank compares the different countries only on the basis of their income criteria। यानी एक ऐसा क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया है इसमें बहुत सारी कंसिडरेशन है डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को लेके, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया हमारा, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ जो है वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है अलग अलग कंट्रीज़ को उनके इनकम क्राइटेरिया के आधार पर। फिर यहाँ पे दिया हमारा कि HDI रैंक ऑफ इंडिया इज 130 अमंग 189 कंट्रीज एज पर 2080। यानी वर्ल्ड में टोटल 189 कंट्रीज है, जिसमें कि अगर HDI रैंक देखें इंडिया का, तो इंडिया जो है 130वें स्थान पर आता था 2018 में, जो हुई थी, जो 2018 के अनुसार जो है हम कह सकते हैं कि 189 कंट्रीज़ में जो है 130वां स्थान था। HDI के रैंक जो है इंडिया का था 130वां। तो यहाँ पर इससे हम MCQ देख लेते हैं कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू कंपेयर कंट्रीज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है कंट्रीज को कंपेयर करने का। ऑप्शन ए हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन बी लिटरेसी रेट, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट अर्निंग, या ऑप्शन डी इनकम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा कि हमने हर चीज़ आ रहा था, लिटरेसी रेट, इनकम, हर चीज़, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कंट्रीज को कंपेयर करने का। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लेते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी जब कोई भी शिशु जो है जब जन्म लेता है, कोई भी बेबी बर्थ करता है, तो उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी, यानी क्या अनुमान लगाया जाता है कि कितना एवरेज लाइफ जो होगा इस बंदे का, इस इंसान का, तो इसी जो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। इससे हम MCQ लेते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड एबव एज ग्रुप इज टर्म्ड एज। 7 साल या 7 साल से अधिक जो लिटरेट पॉपुलेशन है, इसके प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट। ये अभी इस स्टार्टिंग में ये था MCQ, उसी को रिपीट किया हुआ है, तो ये लिटरेसी रेट होगा हमारा। अब देखिए हम बॉडी मास इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। BMI बॉडी मास इंडेक्स आगे की क्लास में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे और कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जो है, जॉब के जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो द BMI इज डिफाइंड
as the body mass divided by the square of the body height and is universally expressed in units of kilogram per meter square। तो BMI को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए कोई ह्यूमन है तो उसके बॉडी मास यानी कितना उसका वेट है उसको हम उसके बॉडी की हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू हमें आएगा उसी को जो है हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्या होता है, मास है, मास अपान जो है डिवाइडेड बाय क्या है, हाइट का स्क्वायर है। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है ऐसा यूनिट, तो किलोग्राम हो जाएगा अपान हाइट का यूनिट क्या हो गया, हाइट मीटर में मेजर किया जाएगा, हाइट लेंथ है हमारा, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हम लर्न भी कर सकते हैं इसका बॉडी मास इंडेक्स का जो है यूनिट है। फिर बॉडी मास यूनिट को क्यों यूज किया जाता है, तो इट इज़ यूज्ड एज ए स्क्रीनिंग टूल टू आइडेंटिफाई वेदर एन एडल्ट इज एट ए हेल्थी वेट। कोई इंसान जो है, कोई भी वयस्क जो एडल्ट है वो हेल्थी वेट है या मतलब कुपोषित है या बहुत ही ज़्यादा जो है फैटी हो गया है या नॉर्मल है, तो ये सब डिफाइन कर लिए हम बॉडी मास इंडेक्स को यूज़ करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, एक चार्ट के थ्रू हम पढ़ लेते हैं कि अगर हम कह सकते हैं कि कोई आदमी जो है अंडर वेट है जब अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से कम हो। नॉर्मल हम कब कह सकते हैं जब 18.5 से 24.9 के बीच किसी व्यक्ति का अगर बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है तो वो नॉर्मल है। बॉडी मास इंडेक्स मतलब क्या, उसके मास को जो है यानी किलोग्राम में उसका वेट जो है उसको हम उसके हाइट जो कि मीटर में उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो ये वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर वो वैल्यू 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट होगा, अगर 18.5 से 24.9 के बीच आ रहा है तो वो नॉर्मल होगा, और अगर 25 से 29.9 के बीच आ रहा है तो वो ओवर वेट हो गया यानी मोटा हो गया, और 30 से 34.9 के बीच आएगा तो और भी ज़्यादा मोटा हो गया, और अगर 35 से अधिक है BMI तो वो एक्सट्रीमली ओबेस हो जाएगा यानी बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ही अति पोषण हो जाएगा, कुपोषण नहीं अति पोषण। फिर देखिए फिर यहाँ पे एक और MCQ हम देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ पीपल। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो SDI है हमारा वो कंट्रीज को किस बेस पे जो है किस लेवल पे पीपल को जो है कंट्री को कंपेयर करता है, एजुकेशनल लेवल पे, हेल्थ स्टेटस पे, पर कैपिटल इनकम पे या ऑल ऑफ द अबव पे। तो इसे भी जो है आप खुद NCERT से सर्च करके बताइएगा, ये भी बहुत ईजी है। ओके चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इन सब को जो है लेके कंट्रीज को कंपेयर करता है। फिर नेक्स्ट MCQ हमारा कि इकोनॉमी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इज बेस्ड ऑन। इकोनॉमिक को जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे जो है क्लासीफाई किया गया है। ऑप्शन ए हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर, ऑप्शन बी हमारा एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के आधार पर, ऑप्शन सी हमारा ऑनरशिप, या ऑप्शन डी हमारा टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के आधार पर कि किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है इसमें उसमें इस आधार पर जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है इकोनॉमी को क्लासीफाई किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर। GDP शोज हाउ बिग द इकोनॉमिक इज। तो क्या होता है कि किसी एक कंट्री में जो है एक पार्टिकुलर ईयर में यानी एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज वस्तुएं और जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं उनका वैल्यू कितना होगा, एक साल में कितना प्रोड्यूस हुआ, इसे ही हम GDP कहते हैं। GDP शो करता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है कितनी बड़ी है या कितनी कम है। अब इससे हम MCQ एक देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस GDP। GDP कौन डिफाइन करता है, तो ये डायरेक्ट डिफिनेशन पे होगा हमारा। ऑप्शन ए हमारा ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर, ऑप्शन बी हमारा ऑल फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए ईयर, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए ईयर, ऑप्शन सी है हमारा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हर चीज़ में किया है। तो ऑप्शन डी हमारा नॉन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि डिसग्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, डिसग्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसग्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। इन दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन द रिक्वायर्ड पीपल are employed in a particular job. The removal of a few people will not affect the productive capacity of that job. तो डिसग्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, तो डिसग्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं।
इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि किसी काम को करने के लिए जितने काम उस काम को मान लीजिए 2 व्यक्ति कर सकते हैं, और पर मान लीजिए आपके घर कोई बेरोजगार है तो आप भी उसको उसी काम में लगा दिए, मतलब 2 उस काम कर सकते हैं, 2 और बचे तो फिर उसको भी आप कर दे कि जाओ कर दो। मतलब कोई काम को मान लीजिए कितने व्यक्ति कर रहे हैं और उनमें से मान लीजिए 5 व्यक्ति कर रहे हैं, एग्जाम्पल शुरू से लेते हैं, एग्जाम्पल 5 व्यक्ति हैं, और अगर मान लीजिए इसमें से 2 को हम लोग हटा दें तभी भी 3 भी जो है मिलकर उस काम को उतने ही प्रोडक्टिविटी के साथ करेंगे, तो जो वो 2 लोग हैं जिनको हटा दिया जाए उनको वो जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट है या डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी वो काम तो कर रहे हैं पर एक्चुअल में वो जो है काम जो है उसको जो है हम नहीं कर सकते, एक्चुअल में उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कि अगर कुछ पीपल का रिमूवल करने पर भी जो है प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जो है किसी जॉब की घटती नहीं हुई, इसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या जो है डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर से मैं इसकी डिफिनेशन को पढ़ देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। In this kind of unemployment, more than the required people are employed in a particular job. The removal of a few people will not affect the productive capacity of that job. Okay. एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हमको जो एग्जाम में लिख के आना है, बिल्कुल एकदम ये करेक्ट ये जो है डिफिनेशन दिया हुआ है, बिल्कुल एनसीईआरटी की वर्ड्स के आधार पर, एनसीईआरटी लैंग्वेज पे। तो इससे एमसीक्यू दिया हमारा, वर्कर्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड या नॉन ऑफ दिस। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो वर्कर्स होते हैं वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं या ओवर एम्प्लॉयड होते हैं या अनएम्प्लॉयड होते हैं या नॉन ऑफ दिस। तो इससे जो है आप बताएंगे। फिर एक और एमसीक्यू हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज द डिसग्रेस्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसग्रेस्ड एम्प्लॉयमेंट को हम क्या कह सकते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा, ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, सॉरी अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, माय मिस्टेक, मैंने अंडर उसको पढ़ लिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी नहीं हमारा यहाँ पे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, एमजी नरेगा, इसको हम मनरेगा भी कहते हैं। ये 2005 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। मनरेगा हम लोग आसानी से कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसको कितने लोग बस मनरेगा बोलते हैं, जी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो एम से ही महात्मा गांधी, दोनों महात्मा का भी एम और गांधी का भी जी, तो ये एम से ही महात्मा गांधी कंप्लीटली बोल देते हैं, लेकिन इसको जनरली क्या मनरेगा ही कहा जाता है। यहाँ पे जी जो है ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है समझने के लिए कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है 2005 में ये लाया गया था। इसको हम पहले डिफाइन ऐसे इंग्लिश में पढ़ के डिफाइन करते हैं कि इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क by providing at least 100 days of employment. This act was passed in September 2005. तो जो महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो लाया गया एक इंडियन लेबर लॉ था जो कि सोशल सिक्योरिटी को मेजर करता था, जिसका एम क्या था कि सबको जो है काम करने का अधिकार दिया जाए। मतलब अगर कोई काम करने का कैपेबिलिटी है किसी के पास तो उसको काम करने का अवसर प्राप्त हो। तो इसके अनुसार जो है हर व्यक्ति को जो है एक साल में यानी 365 दिन में कम से कम 100 दिनों का वर्क देने का, 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ली गई थी। इसी एक्ट को जो है हम 2005 सितंबर में लॉन्च हुआ था। इसी एक्ट को हम मनरेगा कहते थे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी 365 दिन में 100 दिनों का जॉब देने का जो है गारंटी देता था मनरेगा के द्वारा। इससे हम एमसीक्यू देख लेते हैं कि एज पर नरेगा 2005 बाद में जो है इससे मनरेगा से महात्मा गांधी को हटा दिया गया, तो ये नरेगा हमारा बन गया। मतलब महात्मा गांधी नाम को हटा दिया गया, महात्मा गांधी को नहीं, महात्मा गांधी इस जो वर्ड इसमें से हटा गया, तो इसको हम नरेगा भी इसको बाद में बोला जाने लगा। 2005 में जो लॉन्च हुआ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 जो था, तो ये कितने द नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटेड बाय गवर्नमेंट इज, यानी 365 दिन में कितने दिनों की गवर्नमेंट कितने दिनों की नौकरी की गारंटी देता है, तो 100 दिनों की नौकरी की गारंटी देता है। तो ऑप्शन ए जो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं। तो बार्टरिंग इज ए डायरेक्ट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्विंग मनी, यानी बिना पैसे का यूज़ किए, बिना किसी माध्यम का यूज़ किए डायरेक्ट गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज, यानी सामान से सामान का एक्सचेंज करते हैं, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। फिर बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम जो एक ओल्ड मेथड है एक्सचेंज का, यानी बहुत ही पुराने समय में जब पैसा नहीं था, कोई करेंसी वगैरह नहीं थी, तब हम बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे। इसे हम एमसीक्यू देख लेते हैं कि एज पर ये पहले वाला ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है कि नरेगा के द्वारा कितने नंबर ऑफ डेज की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑप्शन है हमारा 100 डेज सही होगा इसमें।
अब हम देखते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स किसे कहते हैं। तो द नीड्स ऑफ ए सेलर ऑफ ए कम्युनिटी मस्ट मैच द नीड्स ऑफ ए बायर, इफ दे डू नॉट द ट्रांजेक्शन विल नॉट अकर। यानी बार्टर सिस्टम क्या होता था कि कोई एक अपना सामान दे रहा है किसी को, तो दूसरे से उसका सामान ले रहा है। तो ऐसा करने के लिए क्या होगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए। मतलब मुझे जो चाहिए, मतलब मान लीजिए राम और श्याम है, राम के पास कुछ है और श्याम के पास कुछ है। मान लीजिए राम के पास एक्स है और श्याम के पास वाई है, तो राम को अपना एक्स देना और वाई लेना है। और जो श्याम है, इसको आप बायो से रिलेट मत कीजिएगा, राम को यहाँ पे क्रोमोसोम्स की बात नहीं हो रही है। मतलब मान लीजिए राम के पास कोई एक्स वस्तु है और श्याम के पास वाई वस्तु है, तो राम को एक्स वस्तु नहीं चाहिए, वाई वस्तु चाहिए। तो राम अपने एक्स को देकर वाई ले लेगा और श्याम जो है वो अपने जो है वाई को देकर एक्स ले लेगा। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत होगी, जो कि ईजिली ये पॉसिबल नहीं होता था। तो इसी की जो है हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते थे। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट अगर नहीं मिलता था तो फिर ट्रांजेक्शन जो है यानी सामान का एक्सचेंज नहीं हो पाता था। देखिए यहाँ पे जैसे एक कार्टून यहाँ पे दिया हुआ है, द बर्थ ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। आई विश आई हैड ए रॉक, ये सोचता है कि मेरे पास एक काश एक पत्थर होता, और इसके पास एक पत्थर है तो ये सोचता है काश मेरे पास एक स्टिक होता। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मिट हो गए, क्योंकि इसको स्टिक चाहिए, इसके पास स्टिक, और इसको पत्थर चाहिए, इसके पास पत्थर है तो पत्थर ये इसको दे देगा, स्टिक इसको दे देगा। तो इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं। तो ए डिमांड डिपॉजिट इज मनी डिपॉजिटेड इनटू ए बैंक अकाउंट विथ फंड्स दैट कैन बी विथड्रा ऑन डिमांड एट एनी टाइम। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि मनी को जो है बैंक अकाउंट में आपने डिपॉजिट कर देना फंड्स के रूप में, जिसको कहीं भी जब किसी को ज़रूरत पड़े तब उसको वो अपने डिमांड पर जो है निकाल सकते हैं। इसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स हैं तो ये फिर इसके दो पार्ट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। फिर डिमांड डिपॉजिट्स के टू पार्ट्स हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और टाइम डिपॉजिट्स के भी दो पार्ट हैं, टर्म डिपॉजिट्स और रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है। अब यहाँ पे एमसीक्यू हमारा दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड। गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज करने का सिस्टम क्या कहलाता है, तो इसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चेक किसे कहते हैं, चेक। तो ए चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। तो चेक क्या होता है, एक ऐसा पेपर जो कि बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट एक अमाउंट जो उसके अकाउंट से निकालकर किसी एक व्यक्ति विशेष को दे दिया जाए। तो इसका इन्फॉर्मेशन चेक के द्वारा जो है जो अकाउंट का जो ऑनर है वो बैंक को देता है। कुछ इस टाइप का जो है चेक होता है, सबने देखा ही होगा। इसका जो है मतलब यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इस तरह का होता है। सॉरी मैं क्रॉस क्यों बना रही हूँ, ये जो है चेक होता है। ओके, अब इससे हम एमसीक्यू देख लेते हैं कि क्रेडिट और लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन। क्रेडिट और लोन जो है वो एक एग्रीमेंट किसके बीच का होता है, लेंडर और बोरोवर के बीच का, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बीच का, गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर के बीच का, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका भी जो आंसर आप बताइएगा। ठीक है। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट तो ठीक है, क्रेडिट लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लीडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो क्रेडिट हम आम भाषा में इसको कर्ज कह सकते हैं। तो क्रेडिट या लोन क्या होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके द्वारा जो है जो लेंडर है यानी जो कुछ देने वाला है वो जो है वो बोरोवर यानी लेंडर यानी दाता हो गया और बोरोवर यानी लेने वाला हो गया। तो जो लेंडर है वो बोरोवर को मनी कुछ सामान या कुछ पैसा या कुछ सामान या कोई भी सर्विस देता है, जिसके रिटर्न में वो प्रॉमिस करता है उससे फ्यूचर पेमेंट का, यानी भविष्य में। अभी मान लीजिए राम है और उसके पास कुछ है बहुत ज़्यादा पैसा और श्याम को ज़रूरत है, तो राम जो है श्याम को दे देगा और श्याम उसको प्रॉमिस करेगा कि वो फ्यूचर में जो उसको लौटा देगा। तो यहाँ पे इसे हम क्रेडिट कह सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एन एसेट दैट द बोरोवर यूजेज एज ए रिपेमेंट गारंटी टू ए लेंडर इज टर्म्ड एज डिपॉजिट, एडवांस, कोलेटरल या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, कोलेटरल। यानी कोलेटरल क्या होता है कि एक ऐसा वस्तु, एक एसेट जो हम कह सकते हैं जो बोरोवर है वो रीपेमेंट की गारंटी के रूप में जो है लेंडर को देता है, उसे हम कोलेटरल बोलते हैं। अब देखिए डेब्ट ट्रैप क्या होता है, डेब्ट ट्रैप। तो डेब्ट ट्रैप इज ए सिचुएशन इन विच ए डेब्ट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीपे टिपिकली बिकॉज हाई इंटरेस्ट पेमेंट इज प्रिवेंट रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जबकि जो डेब्ट होता है यानी कर्ज लिया हुआ जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है या इम्पॉसिबल भी हो सकता है वापस उसको चुकाना। तो इस टाइप के सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। ये इसका कारण क्या होता है, हाई इंटरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा रेट पर जो है ब्याज लेना किसी को कर्ज देकर, इसी की वजह से डेब्ट ट्रैप का क्रिएशन होता है। तो डेब्ट ट्रैप क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है या इम्पॉसिबल हो सकता है उसको वापस लौटाना लेंडर को। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू दिया हमारा कि ए सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजुअली हैज सेल्फ हेल्प
ग्रुप में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? ए जो है ये सैम्पल पर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऑप्शन ए हमारा 5 से 10 मेंबर हो सकते हैं, बी है 10 से 15 मेंबर्स हो सकते हैं, सी 15 से 20 या डी जो है 20 से 25। तो इसको जो है आप बताइएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है? ये वुमेन्स का जनरली जो है ग्रुप होता है। अब देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोला गया है कि क्रेडिट के कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो द इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो कौन कौन से टर्म्स होते हैं क्रेडिट लेने में? इंटरेस्ट रेट हो गया हमारा, कोलैटरल हो गया यानी एक एसेट जो गारंटी के रूप में दिया जाता है बोरोवर के द्वारा लैंडर को, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट वगैरह, और मोड ऑफ रीपेमेंट यानी किस तरह से उसको रीपे करेगा, यानी सर्विस कुछ करेगा उसके लिए या कुछ, या फिर बाद में जो है वो करेंसी के रूप में उसको देगा। तो ये जो है हमारा मोड ऑफ रीपेमेंट हो गया। तो ये सब जो हमारे क्रेडिट के कुछ टर्म्स हैं। अब देखिए हम कोलैटरल देखते हैं कि कोलैटरल क्या होता है। तो कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। यानी जब तक कि मान लीजिए कोलैटरल क्या होता है? एक ऐसा एसेट है जो कि बोरोवर जो होता है यानी कर्ज लेने वाला जो होता है वो एक गारंटी के रूप में लेंडर को देता है, और फिर जब तक कि वो उसके लोन को जो है वापस चुका नहीं देता। अब देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी कमेटी होता है जिसमें लगभग जो है गांव की 15 से 20 जो है लोकल वुमेन्स या मैंस भी हो सकते हैं। मैंने अभी बोला था ऊपर कि वुमेन होते हैं, वो गलत हो गया था, सॉरी, वुमेन या मैन कुछ भी हो सकते हैं। तो वो 15 से 20 जो है 15 से 20 संख्या होती है। इससे भी इस पर भी MCQ था, ऑप्शन सी था हमारा 15 से 20। तो 15 से 20 किसी भी लोकल वुमेन या मैन के द्वारा जो है, जो कि 18 से 40 साल के बीच की हों, उनके द्वारा एक कमेटी फॉर्म की जाती है, और वो अपनी जो भी उनकी सेविंग्स होती है 10, 20, 50 उसको जो है कलेक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पर। और जब किसी उस गाँव में उसी कमेटी में से किसी को जब ज़रूरत होती है तो उसमें से वो ले लेता है, फिर बाद में उसको ला देता है। तो इससे वो एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो इसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं। MCQ यहाँ पे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि रिच हाउस होल्ड्स इन अर्बन एरियाज अवेल चीप क्रेडिट फ्रॉम। जो रिच हाउस होल्ड्स होते हैं अर्बन एरियाज में, वो चीप क्रेडिट कहाँ से लेते हैं? फॉर्मल सोर्सेज से, इनफॉर्मल सोर्सेज से, या गवर्नमेंट से, या ऑल ऑफ द अबव से। तो चीप क्रेडिट कहाँ से लिया जा सकता है? फॉर्मल सोर्सेज से ही लिया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट फॉर्मल सोर्सेज से, जैसे बैंक वगैरह से। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है हमारा। तो ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस MNCs। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन एक इंटीग्रेशन होता है, यानी एकीकरण, यानी एक होना, इंटीग्रेशन एक होना। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये अलग अलग कंट्रीज के बीच का इंटीग्रेशन है। फॉरेन ट्रेड्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा अलग अलग जो कंट्रीज होती हैं वो एक इंटीग्रेट हो जाती है, मतलब एकीकृत हो जाती हैं। इसे ही जो है हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ये मेनली जो है जो फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, इन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। इसे MCQ हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि द विच सेक्टर हैज़ नॉट बेनिफिटेड बाय द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से किसको बेनिफिट नहीं होता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, या सर्विस सेक्टर को, या ऑल ऑफ द अबव को। तो इसे भी जो है आप अच्छे से पढ़ के बुक को जो है इसको आप आंसर करिएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं। तो एन MNC इज ए कंपनी दैट ऑन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक नेशन से अधिक में जो है जो कंपनी जो है वो ऑनर होती हैं अलग अलग चीज़ों की, यानी एक से अलग कंट्रीज़ में, मतलब ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करती हैं। और सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं, अलग अलग कंट्रीज में भी उसके प्रोडक्ट्स जो है सेल होते हैं। तो इस ऐसे कॉर्पोरेशन को जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बोलते हैं। इससे MCQ यहाँ पे दिया हुआ है कि वन ऑफ द मेजर रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन गिवन इन द ग्रोथ ऑफ। ऐसा कौन सा मेजर रिजल्ट है जो कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन से की ग्रोथ से जो है दिया गया? आउटसोर्सिंग बाय MNCs, ऑप्शन बी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सी है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, या डी जो है नॉन ऑफ दी एबव। ओके, तो इसको भी आंसर जो है आप कीजिएगा। MCQ के आंसर आपको स्वयं बताने हैं। फिर नेक्स्ट MCQ हमारा व्हाट अट्रैक्ट्स एन MNC। MNC को क्या अट्रैक्ट करता है? ऑप्शन ए चीप लेबर, ऑप्शन बी रेडी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है हमारा नॉन ऑफ द अबव। तो ये भी बिल्कुल ईजी है कि चीप लेबर होगा तभी वहाँ पे MNC जाएंगी, या रेडी डिमांड होगा प्रोडक्ट का तभी। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो द मनी दैट इज स्पेंट टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स, वेयर एज इन्वेस्टमेंट मेड बाई MNCs इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी ऐसा मनी का ऐसा इन्वेस्टमेंट, यानी मनी को इस तरह से खर्च किया जाए जैसे कि हम एसेट्स खरीदें, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स वगैरह या अदर इक्विपमेंट्स को खरीदें, इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जबकि क्या होता है जो कि MNC के द्वारा, जो MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसे हम जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम फॉरेन ट्रेड क्या होता है। तो फॉरेन ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरीज। तो इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरनेशनल टेरिटरीज में जो कैपिटल यानी मनी और गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है इसे ये जो है फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि लिबरलाइजेशन refers to freeing the economy from direct control, putting to into in various restrictions, opening up the economy and the all of the above। लिबरलाइजेशन क्या रिफर करता है ये इसमें बताना है। अब लिबरलाइजेशन को हम इसका जो है लिबरलाइजेशन को देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। यानी गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेड पर जो भी बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो बैरियर्स और प्रतिरोध लगाए गए उनको हटाना ही जो क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। फिर यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है कि रैपिड इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नॉन एज। जो रैपिड इंटीग्रेशन या अलग अलग कंट्रीज के बीच इंटर कनेक्शन होता है इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या सोशलाइजेशन। तो इसे जो है हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब फिर हमारा नेक्स्ट जो हमारा ऑब्सोल्यूटिस्ट किसे कहते हैं। तो लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। यानी एक ऐसा गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ रूल जिस पे कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं हो, कोई भी उस पर प्रतिरोध नहीं हो, उसे हम जो है एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव। यानी हिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, यानी हिस्ट्री में ये टर्म किसको रिफर करता है, कि ऐसा मोनार्कियल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रलाइज्ड हो, मिलिटराइज्ड हो और रिप्रेसिव हो, उसे जो है हम एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू हमारा दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का क्या जो है एट्रीब्यूट नहीं है, सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड, रिप्रेसिव, ये तो तीनों है। अभी हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंसी जो है इसमें पारदर्शिता नहीं होती है, यानी इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सिटीजन को कुछ भी पता नहीं होता, तो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जबकि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ट्रांसपेरेंसी। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और एमसीक्यू दिया हुआ है कि व्हाट वाज यंग इटली। यंग इटली क्या था, विजन ऑफ इटली, नेशनल एंथम, सीक्रेट सोसाइटी या आर्मी ऑफ इटली। तो ये सीक्रेट सोसाइटी था यंग इटली, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, जुसेपे मैज़नी के द्वारा बनाया गया था। यूटोपियन क्या होता है, यूटोपियन तो ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यानी एक ऐसा विजन, एक सोसाइटी का ऐसा विजन जो कि इतना आइडियल है, इतना अच्छा है कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। तो यहाँ पे इसमें कुछ कमी ही नहीं हो, एक ऐसा विजन है यूटोपियन विजन, और इतना मतलब आदर्श है, इतना अच्छा है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मतलब ऐसे प्रेजेंट में रियल लाइफ में कैसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसको हम यूटोपियन विजन बोलते हैं। प्लेबिसाइड क्या होता है, सिंपली हम कह सकते हैं राइट टू वोट। ओके, तो ये डायरेक्ट वोट बाई विच, राइट टू वोट नहीं मतलब वोट से रिलेटेड है, इसका मतलब कहने का तात्पर्य था। तो ए डायरेक्ट वोट बाई विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल। एक डायरेक्ट वोट जिसके द्वारा कि पीपल से ये, किसी रीजन के पीपल से ये पूछा जाए कि वो किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो इसे हम जो है प्लेबिसाइड बोलते हैं। अब यहाँ पे इसे हमारा एमसीक्यू दिया हुआ है कि विच कंट्री इज सोन इन रेड। रेड से किस कंट्री को दिया गया, तो इसलिए हमारे यहाँ पे मैप पर हमारा मैप पर अच्छे से हमारा क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा जर्मनी, बी है फ्रांस, सी ग्रेट ब्रिटेन या डी नीदरलैंड। तो ये जो हम जो है मैप देखे रहेंगे तभी जो है, इससे हमें ये पता चलता है कि मैप भी जो बुक में जो दिए हुए हैं सिविक्स पॉलिटिक्स वगैरह में या हर चैप्टर में जियोग्राफी वगैरह में जो दिए हुए हैं वो सबको जो हमें अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, तभी हम इन क्वेश्चंस को आंसर दे। अब देखते हैं कंजर्वेटिव क्या होता है। तो ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। यानी एक ऐसी पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि ट्रेडिशन के इम्पोर्टेंस को स्ट्रेस करती है, यानी उसको ख़त्म करती है, और इंस्टीट्यूशन और कस्टम को भी वो मतलब उसको स्ट्रेस करती है, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट यानी धीरे धीरे विकास चाहती है। मतलब वो नहीं चाहती कि सब कुछ एक ही बार डायरेक्ट मॉडर्न जमाना आ जाए, मॉडर्न युग आ जाए, वो चाहती है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, उसको प्रीफर करती है। इसे हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है कि ए डायरेक्ट वोट बाई विच सीरीज टू टेक ए डिसीजन कॉल्ड प्लेबिसाइड। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, प्लेबिसाइड। फिर देखते हैं कंजर्वेटिव्स डिड नॉट बिलीव इन एस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। कंजर्वेटिव्स किसमें बिलीव नहीं रखते हैं, द मोनार्की, द डेमोक्रेसी, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट सोसाइटीज या सोशल हायरार्कीज। तो इसे भी जो आप एनसीईआरटी पढ़ के इसका आप आंसर खुद ढूंढिएगा। ओके, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि हु अमॉन्ग दीज आर कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स इसमें से कौन थे, गैरिबाल्डी थे, मैजरी थे, मैटरनिक थे या बिस्मार्क थे। तो इसके लिए भी हमें पूरे चैप्टर को जो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है हम जो है इसको अच्छे से इसका आंसर करेक्ट दे पाएंगे।
नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन, नेपोलियन ने इटली को कब हराया था? तो सबसे पहला जो है ऑप्शन ए हमारा 767, ऑप्शन बी हमारा 1777, सी हमारा 787 या डी 1797। तो मेरे ख्याल से ये डी ऑप्शन होगा 1797। एक बार आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि नेपोलियन ने इटली को कब हराया था। अब देखते हैं हमारा सेंसरशिप क्या है। तो सेंसरशिप इज द सप्रेशन ऑफ स्पीच, पब्लिक कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस दैट सच मटेरियल इज कंसिडर्ड ऑब्जेक्शनेबल, हार्मफुल, सेंसिटिव और इनकन्वीनियंट। यानी सेंसरशिप इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को उनके स्पीच या उनके पब्लिक कम्युनिकेशन या अदर इंफॉर्मेशन के लिए जो उनको सप्रेस किया जाए, उनको दबाया जाए, मतलब उनको आज़ादी न दी जाए, ताकि जो है वो हार्मफुल और सेंसिटिव और इनकन्वीनियंट जो लॉ बनाए जाएँ गवर्नमेंट के द्वारा उसको सप्रेस ना कर पाए, इसे जो है हम सेंसरशिप बोलते हैं। पूरी तरह सेंसरशिप लगा देना, लॉ लगा देना हम कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ फिगर की तरह हम समझ सकते हैं कि इसके आँखों पर मतलब क्या देखेगा और क्या बोलेगा, सब पर जो है ऐसे हाथ लगा दिया कि कुछ जो है वो देख नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। देखिए यहाँ पे जो है सेंसरशिप फ्रांस में किसने लाया था? नेपोलियन ने, गैरिबाल्डी ने, केवर ने या केजर विलियम फर्स्ट में? तो आप इसका अच्छे से एकदम इजीली आंसर कर सकते हैं कि सेंसरशिप फ्रांस में कौन लाया था। तो आप बताइएगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट वाज रोमांटिसिज्म ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशंस के एज में रोमांटिसिज्म क्या था? तो रोमांटिसिज्म से हम जानते हैं क्या, लव। तो उसी के आधार पर जो हम इस एमसीक्यू को भी कर सकते हैं। जैकोबिन मूवमेंट, आर्मी मूवमेंट, वॉर मूवमेंट या कल्चरल मूवमेंट। तो ये कल्चरल मूवमेंट था, क्योंकि कल्चर से प्रेम को जो है दिखाकर जो है रोमांटिसिज्म से करके वो कल्चर को मतलब एक डोमिनेंट रूप देकर जो है नेशनल को यूनिफाई करना चाहते थे, नेशन को। रोमांटिसिज्म को देखिए, हम रोमांटिसिज्म को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो रोमांटिसिज्म इज ए कल्चरल मूवमेंट फोकस्ड ऑन इमोशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ रीजन एंड साइंस टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। रोमांटिसिज्म एक ऐसा कल्चर मूवमेंट था जो कि इमोशंस पे, फीलिंग्स पे जो है ज़्यादा फोकस करता था और रीजन्स और साइंस वगैरह पे उतना जो है फोकस नहीं करता था, क्योंकि उस समय सब लोग एजुकेटेड नहीं थे, तो वो सब इसको नहीं समझ पाते। जबकि इमोशंस और फीलिंग्स को कोई भी जो है जो अनपढ़ होगा वो भी समझ लेगा, इसलिए रोमांटिसिज्म जो है लाया गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दे हेल्प क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। रोमांटिसिज्म से एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना जो है प्रोड्यूस की जाती है, बेस्ड ऑन हेरिटेज एंड कल्चरल पास्ट एज पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग थ्रू यूज ऑफ फोक सॉन्ग्स, डांसेस एंड म्यूजिक। ओके, तो ये जो है कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए रोमांटिसिज्म का यूज़ किया जाता है, फोक सॉन्ग्स, डांसेज और म्यूजिक को यूज़ करके। फिर यहाँ पे एमसीक्यू हमारा दिया हुआ है कि द एम ऑफ रोमांटिसिज्म एक कल्चर मूवमेंट वाज। जो रोमांटिसिज्म एक कल्चर मूवमेंट था, उसका मेन एम क्या था? टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चर पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेशन। ऑप्शन बी ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन, तो बी तो ये गलत हो जाएगा। सी है टू फोकस ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, और डी हमारा बोथ ए एंड सी। तो ए एंड सी बोथ हमारे करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ओके, अब देखते हैं हमारा फेमिनिस्ट क्या होता है। ठीक है, फेमिनिस्ट इससे हमको एकदम वर्ड देखते हैं हमें याद आ रहा है फेमिनिस्ट यानी फीमेल। तो फेमिनिस्ट क्या होता है? तो अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स। यानी फेमिनिस्ट क्या होता है कि वुमेन्स राइट के प्रति अवेयरनेस, यानी वुमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकार के प्रति जागरूकता और उनके राइट्स का और उनके इंटरेस्ट का, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी में बिलीफ रखते हैं, जेंडर के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते, उसे जो है उन्हें हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पोस्टर यहाँ पे हमें दिख रहा है, मेन ऑफ क्वालिटी रिस्पेक्ट वुमेन इक्वालिटी। यानी जो अच्छे जो मैन होते हैं वो जो है वुमेन्स की भी इक्वालिटी को जो है रिस्पेक्ट करते हैं, यानी वो भी चाहते हैं कि वुमेन को जो है इक्वालिटी मैन की तरह दी जाए समाज में हर क्षेत्र में। फिर यहाँ पे एमसीक्यू दिया हमारा, द डेनियल ऑफ यूनिवर्सल सफरेज इन यूरोप लेड टू। ऑप्शन है हमारा रिवोल्यूशंस, बी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइजिंग अपोजिंग मूवमेंट्स डिमांडिंग द इक्वल राइट्स थ्रू 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। सी हमारा डिमांड ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और ऑप्शन डी हमारा रिटर्न ऑफ मोनार्की। तो हम हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ रहेंगे तभी जो है इस चैप्टर को जो है इसको जो है अच्छे से हम इसका आंसर दे पाएंगे करेक्टली। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा एलिगोरी क्या होता है। ओके, तो एलिगोरी यानी पर्सनिफिकेशन होता है। हम इसको डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। तो एलिगोरी व्हेन एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन और ए थिंग। एलिगोरी क्या होता है? यानी पर्सनिफाई करना किसी चीज़ को। जब किसी एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एग्जाम्पल के लिए ग्रीड, एनवी या फ्रीडम या लिबर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए किसी एक पर्सन या थिंग को यूज़ किया जाए, कि मतलब मान लीजिए जैसे कि करेज था, तो करेज को सिग्निफाई करने के लिए तलवार का, स्वॉर्ड का यूज़ किया जाता था। तो करेज का एक एलिगोरी होता था हमारा तलवार, स्वॉर्ड होता था। तो इसलिए मतलब किसी जो है किसी फीलिंग को या किसी भी भावना को जो है हम जो है एक्सप्रेस करते हैं किसी पर्सन या थिंग के द्वारा, तो उसे हम एलिगोरी बोलते हैं।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ हमारा कि एन एलिगोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। जो एलिगोरिकल स्टोरी होती है, कोई भी एलिगोरी जो है उसका दो मीनिंग्स होते हैं, एक जो होता है वन लिटरल मीनिंग होता है यानी वास्तविक होता है, और एक जो है सिंबॉलिक होता है उसके चिन्ह के आधार पर। तो यहाँ पे एमसीक्यू हमारे दिया हुआ है यहाँ पे फिर से, द फिलिप वीट यूज द फॉलोइंग इन हिज पेंटिंग्स एज सिंबल्स, ब्रोकन चैन, स्वॉर्ड, ओलिव ब्रांचेस राउंड द स्वॉर्ड एंड रेज ऑफ द राइजिंग सन। दे सिम्बोलाइज्ड, 1 मिनट। हाँ, तो ये एमसीक्यू हमारा है कि हमें ये बताना है कि ये सब जो है वो किसका किसका जो है किस किस को किस चीज़ का जो है मीनिंग, मतलब क्या क्या इसका जो है मीनिंग है इन सारे सिंबल्स का। तो ब्रोकन चेन्स का मीनिंग यह होता है कि फ्रीडम होता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में हम देखें कितने आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, एक भी हमें एक दो पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ब्रोकन चेन्स, तो ब्रोकन चेन्स का मतलब क्या होता है, फ्रीडम होता है। तो ऑप्शन ए और डी तो जो है हमारा कट हो गया, यानी बी और सी में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए फ्रीडम होगा, ठीक है, फर्स्ट हमारा फ्रीडम होगा। फिर सेकंड जो हमारा स्वॉर्ड क्या होता है, तो स्वॉर्ड का मतलब क्या है, रेडीनेस टू फाइट है, रेडीनेस टू फाइट यानी हम जंग के लिए तैयार है। या सेकंड जो होता है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ नहीं होता है, हम जंग के लिए तैयार है, इसका मतलब होता है स्वॉर्ड, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया रेडनेस टू फाइट स्वॉर्ड का मतलब। फिर थर्ड है हमारा ओलिवर ब्रांच राउंड द स्वॉर्ड, यानी तलवार पर ओलिव का पत्ता जो है, ओलिव का जो टहनी है पत्तों के साथ लगाई जाए, उसका मतलब होता है हीरोइज्म होता है, ओके। और फिर फोर्थ जो हमारा रेज ऑफ राइजिंग सन, इसका मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा। तो ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारे सिंबल्स हैं, इन सारे सिंबल्स के जो मीनिंग है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म और कोलियनिज्म, तीनों क्या होते हैं, तीनों का जो है इनका जो है डिफिनीशन देख लेते हैं। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म इज ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इट इम्प्लाइज दैट पीपल्स हैव ए बिलीफ इन सेल्फ डिटर्मिनेशन, दे हैव यूनाइटेड एंड डिसाइडेड विच नेशन दे आर। मतलब नेशनलिज्म क्या होता है, एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस है। इसका ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो पीपल हैं वो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन में बिलीव करते हो, यानी स्वयं के निश्चय में बिलीव करते हो, और उनका एक यूनाइटेड और डिसाइडेड नेशन हो जिसमें कि वो रहते हों। फिर इंपेरियलिज्म क्या होता है, तो इंपेरियलिज्म refers to the diplomatic policy of expansionism in which nations rule and influence other nations। imperialism का मतलब होता है कि एक ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसी एक्सपेंशन की यानी विस्तार की जिसमें जो नेशन रूल होता है वो दूसरे नेशन को इन्फ्लुएंस करता है। फिर कोलोनियलिज्म क्या होता है, कोलोनियलिज्म, तो कोलोनियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ ए कंट्री सीकिंग टू एक्सटेंड और रिटेन इट्स डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर अदर पीपल और टेरिटरीज जनरली विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस, यानी इकोनॉमिक डोमिनेंस प्राप्त करने के लिए कोई कंट्री जो है किसी कंट्री की ऐसी पॉलिसी जिससे कि वो डायरेक्ट अथॉरिटी किसी कहीं के किसी एक टेरिटरी के लोगों की डायरेक्ट अथॉरिटी डायरेक्ट उसका रूल ले लेती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो इकोनॉमिक डोमिनेंस हासिल करना चाहती है। तो इसे हम कोलोनियलिज्म कहते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स आके इंडिया पे जो है वहाँ के टेरिटरी पर उसका वहाँ पे अधिकार करने लगे, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके जो है अपनी कॉलोनी बना ली थी, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू हमारा दिया हुआ है कि द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज, 1871 के बाद सबसे मोस्ट सीरियस सोर्स क्या था नेशनलिस्ट टेंशन का यूरोप में। ऑप्शन ए हमारा एरिया कॉल्ड द ऑस्ट्रो हंगरी, बी हमारा एरिया अंडर प्रूशियंस, सी एरिया अंडर कॉल्ड द बाल्कन्स, और डी हमारा एरिया अंडर द रशियंस। तो ये जो हम बुक जो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तभी इसका जो आंसर दे पाएंगे, इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। अब हम समरी देख लेते हैं। तो समरी क्या था, अभी क्या क्या हमने पढ़ा, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड इन्फ्लुएंस, पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल फॉर इकोनॉमिक डोमिनेंस, हिस्ट्री के सारे जो है समरी है, नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म और कोलोनियलिज्म, ओके। फिर यहाँ पे देखा हमने, अब देखते हैं कि फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो फोर्स रिक्रूटमेंट ये होता है ए प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि जो कॉलोनियल स्टेट होता है यानी जो डोमिनेंट होता है, जो पावर में होता है, वो लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाता है, उसे जो है हम फोर्स रिक्रूटमेंट बोलते हैं। यही पॉलिसी जो है जो नेपोलियनिक कोड यानी सिविल कोड की जो निगेटिव फैक्टर्स थे उनमें का एक मेजर फैक्टर ये था फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी वो लोगों को ज़बरदस्ती जो आर्मी में भर्ती करवा रहा था। अब यहाँ पे एमसीक्यू दिया हमारा कि फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, कि कौन सी प्रक्रिया, तो वही प्रक्रिया जिसमें कि जो लोगों को जो है ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाई जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है हमारा इंडियंस वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स टू फाइट द ब्रिटिश आर्मी, द इंडियन प्रिंसेस हैड टू सप्लाई सोल्जर्स टू फाइट द ब्रिटिश, या ऑप्शन सी द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल इन रूरल एरियाज टू जॉइन आर्मी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि जो कॉलोनियल रूल होता है वो रूरल रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनको फोर्स करता है ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती होने के लिए।
हम देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, जो अभी फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप का हमने सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए। अब हमारा जो है नेशनलिज्म इन इंडिया सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर द नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे हम टॉपिक्स को सारे देख लेते हैं। तो सत्याग्रह क्या होता है? तो सत्याग्रह और होल्डिंग ऑन टू ट्रथ और ट्रथ फोर्स इज ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और सिविल रेजिस्टेंस। सत्याग्रह जो होता है मतलब सत्य को पकड़ के चलना, और ये जो है एक नॉन वायलेंट तरीके यानी अहिंसात्मक तरीके से जो है इसको चलाया जाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेजिज द पावर ऑफ ट्रूथ, ये ट्रुथ के पावर को बताता है, और एंड नीड द सर्च फॉर ट्रूथ, और ये हमेशा जो है सत्य की खोज में, सत्य के खोज की आवश्यकता होती है। इट सजेस्टेड दैट इफ द काज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। सत्याग्रह के विषय में गांधी जी ने क्या कहा था, मतलब ये क्या सजेस्ट करता है सत्याग्रह, कि अगर आपका कारण सत्य है, मतलब आपका कारण सही है, और अगर आप स्ट्रगल जो है अन्याय के खिलाफ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तब फिजिकल फोर्स की यानी लड़ाई की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिजिकल फोर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन से लड़ने के लिए, ठीक है। मतलब सत्याग्रह करने के लिए कोई भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। अब बॉयकॉट क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। बॉयकॉट करना, तो बॉयकॉट द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विथ पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ और बाई एंड यूज थिंग्स यूजली ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कोई भी डील करने से रिफ्यूज़ करना, या किसी भी पीपल या किसी पीपल से एसोसिएशन करना, या किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से मना कर देना, या कोई चीज़ों को खरीदना, उनका बहिष्कार कर देना, बहिष्कार उनको जो है मतलब उनको लेने से मना कर देना, यही हमारा क्या है, बहिष्कार कहलाता है। और बहिष्कार को ही हम इंग्लिश में बॉयकॉट बोलते हैं। मतलब विरोध के लिए हम किसी चीज़ को अगर नहीं करते हैं तो ये हमारा जो होता है बॉयकॉट हो गया। मान लीजिए आपके बगल में किससे झगड़ा हो गया, तो आप उसके किसी चीज़ को यूज़ करते थे, फिर आप उसका बहिष्कार कर देंगे, आप उसको बॉयकॉट कर देंगे, आपका उससे झगड़ा हो गया। तो पिकेट क्या होता है, पिकेटिंग, ये भी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो पिकेट क्या है, एक फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच द पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है, यानी विरोध करने का एक तरीका है, जहाँ पर जो लोग होते हैं वो दुकानों या फैक्ट्री के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और उसको जो है चलने से मना कर देते हैं। जैसे कि चैप्टर में हमने देखा था कि जो महिलाएं थीं वो जो लिकर शॉप्स थे, शराब की दुकानें वगैरह थी, उनके गेट पर बैठ गई थी ताकि जो है उसके दुकानों को जो है बंद कर दिया जाए, उसके दरवाजे पर बैठ कर जो है विरोध करती हैं उसका। फिर यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ गांधी जी सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह का कौन सा पार्ट इसमें नहीं था। इम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ एंड सर्च फॉर ट्रुथ, ये सही है। सत्याग्रह एज ए प्योर सोल फोर्स, ये भी सही है। इसी हमारा फिजिकल फोर्स विद शॉर्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमी, और डी हमारा नॉट ए वेपन ऑफ द वीक बट ए वेपन विच फोर्स द एडवर्सरी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ विदाउट वायलेंस। तो ऑप्शन सी हो गए हैं हमारा जो कि गांधी जी के सत्याग्रह का पार्ट नहीं था, कि फिजिकल फोर्स विद शॉर्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमी, फिजिकल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है सत्याग्रह में। फिर यहाँ पर दिया हुआ है हमारा प्रिमिटिव एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो प्रिमिटिव और कमर्शियल फार्मिंग हम देख लेते हैं यहाँ पे। प्रिमिटिव अब नेशनलिज्म इन इंडिया भी हमारा वहाँ पे खत्म हो गया। प्रिमिटिव एंड कमर्शियल फार्मिंग दोनों में हम अंतर देख लेते हैं, दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन वेरी स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, बहुत ही छोटे ज़मीन के टुकड़े पर जो खेती की जाती है उसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है कि ये जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं बहुत ही बिगर होती हैं, क्योंकि इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो है सोन किया जाता है, यानी उसकी बुआई होती है। फिर क्या दिया हुआ है कि प्रिमिटिव टूल्स लाइक ए हो, डो, डिगिंग स्टिक्स आर यूज्ड इन कल्टीवेशन। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में जो है प्रिमिटिव टूल्स यानी प्राचीन काल के जो प्राचीन काल के इक्विपमेंट्स के थे, जैसे कि हो गया हमारा, डो यानी कुदाल वगैरह, ये सब यूज़ किया जाता है। डिगिंग स्टिक्स ये हमारा प्रिमिटिव सब्सटेंस पे यूज़ किया जाता है। जबकि कमर्शियल फार्मिंग में जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनपुट जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, HIV सीड्स और मशीन्स का यूज़ किया जाता है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में क्या दिया हुआ है कि दिस एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एंड द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये जो है वर्षा पर डिपेंडेंट होता है और ये सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जबकि कमर्शियल फार्मिंग में जो है इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स और कैनल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, और सॉइल फर्टिलिटी को जो है फर्टिलाइजर यानी खाद वगैरह उर्वरक यूज़ करके सॉइल की फर्टिलिटी को जो आर्टिफिशियली बढ़ा दिया जाता है। प्रिमिटिव सब्सटेंस में फैमिली मेंबर्स जो है लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, जबकि कमर्शियल फार्मिंग में जो है लेबर्स को रखा जाता है, मजदूरों को रखा जाता है, उनको मजदूरी देकर उनकी कुछ सैलरी देकर उन्हें लेबर करने के लिए रखा जाता है। फिर दिया हुआ है कि प्रिमिटिव सब्सटेंस में जो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है, इसमें लैंड प्रोडक्टिविटी लो होती है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में, जबकि कमर्शियल फार्मिंग में जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है, बेचने के लिए।
फिर यहाँ पे एमसीक्यू हमारा दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। लार्ज एरिया में केवल एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एमसीक्यू सॉरी ट्रू फॉल दिया हुआ है कि विंटर क्रॉपिंग सीजन को हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं या खरीफ क्रॉप्स। तो 3 क्रॉप्स मेनली होते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। उनके तीनों सीजन को जो है आप लर्न कर लीजिएगा, तभी जो है आप इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा ही, तभी आप उसको जो है बता पाएंगे। तो रबी जो है हमारा विंटर में ही रबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो ये सही है हमारा। ओके, फिर यहाँ पे दिया हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। तो इन दिस फार्मिंग फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allow nature to replenish the fertility of the soil. तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है कि इस प्रकार की खेती में जो फार्मर जो होता है वो एक लैंड का जो एक हिस्सा होता है उसको खाली करता है, यानी वहाँ पर जो कुछ भी पौधे वगैरह होते हैं उनको काट देता है और फिर वहाँ पे सेरल्स अनाज प्रोड्यूस करता है और दूसरे फूड क्रॉप्स जो कि उसकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए जरूरी होती है, उसको ग्रो करता है। और जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तब जो है फार्मर उस खेत को जो है छोड़ देता है और फिर दूसरा पैच ऑफ लैंड को साफ करता है और फिर वहाँ पर खेती स्टार्ट करता है। तो इस टाइप में जो है यहाँ पे शिफ्टिंग अलाउ होती है नेचर के द्वारा, ताकि फिर से जो है नेचर जो है उस लैंड को जिसको वो छोड़ दिया फार्मर उसको रिप्लेनिश कर सके, फिर से उसको फर्टाइल बना सके। तो इस प्रोसेस को जो हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिर यहाँ पे एमसीक्यू हमारा दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अनदर टर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पे कोई भी दूसरा टर्म क्या यूज कर सकते हैं, स्वीडेनिंग, झूमिंग, स्लैश ऑफ बर्न या ऑल ऑफ द अबव। तो इसे भी जो है आप बहुत ही ईजी आप इसका आंसर दे सकते हैं बिल्कुल। फिर प्लांटेशन क्या होता है, तो प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन विद दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, तो ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें एक बहुत ही बड़े हिस्से पर जो है केवल एक सिंगल क्रॉप, मान लीजिए चाय की खेती हो रही है तो बहुत एक बड़े हिस्से पर केवल चाय के पौधे लगाए गए हैं, चाय की झाड़ियाँ लगाई गई हैं। मान लीजिए कॉफ़ी की खेती हो रही है तो कॉफ़ी की झाड़ी लगाई गई हैं। अगर मान लीजिए कोई फ्लावर्स की खेती कर रहा है, फ्लावर्स कमर्शियल पर्पज़ के लिए मान लीजिए सनफ्लावर उगा रहा है, तो वह एक बहुत ही बड़े लैंड पर जो है केवल सनफ्लावर्स को ग्रो करेगा, तो ये हमारा प्लांटेशन क्रॉपिंग हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि द प्लांटेशन एज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, प्लांटेशन जो है ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच एक इंटरफेस का काम करते हैं। फिर यहाँ पे हम एमसीक्यू देखते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ए टाइप ऑफ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है, प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, या इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है, या नॉन ऑफ द अबव है। तो ये शायद ये जो है इसको भी आप जो एनसीईआरटी पढ़ के दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि ये प्राचीन तरीके के इक्विपमेंट्स को यूज़ करके फार्मर जो है केवल अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए इसको यूज़ करता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स आर नॉन एज बीवरेज क्रॉप्स। बीवरेज क्रॉप्स किसे बोलते हैं, कैस्टर सीड एंड सनफ्लावर्स को, पी एंड ग्राम्स को, कॉटन जूट को, या टी एंड कॉफ़ी को। यानी बीवरेज यानी होता है जलपान के लिए, यानी पीने के रूप में किस क्रॉप्स को यूज़ किया जाता है, तो टी एंड कॉफ़ी इसको जो है ये बीवरेज के रूप में इसको उगाया जाता है, मतलब बीवरेज के रूप में इसको यूज किया जाता है। फिर ट्रेड को हम डिफाइन कर सकते हैं, ट्रेड क्या है, तो इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच जो ट्रेड होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पार्टीज सच एज पीपल्स, स्टेट्स एंड कंट्रीज। यानी दो पार्टीज, जैसे कि दो पार्टीज या दो लोगों या दो स्टेट या दो कंट्रीज के बीच जो गुड्स का सामानों का एक्सचेंज होता है उसे हम ट्रेड बोलते हैं। इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री। इकोनॉमिक बैरोमीटर से जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कंट्री को जो हम इकोनॉमिक बैरोमीटर कहते हैं। फिर देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के डिफरेंस जो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को सब्ट्रैक्ट करके जो है हम बैलेंस ट्रेड निकाल सकते हैं। जैसे कि आगे यहाँ पे बताया हुआ है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड क्या होता है, तो जब इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, तब ये अगर मान लीजिए कि किसी कंट्री में जो है मतलब आप ला कम रहे हैं और भेज ज़्यादा रहे हैं, तो ये अच्छा है ना, मतलब आपकी ये जो है मतलब आपको मान लीजिए आप हैं और आप मान लीजिए श्रीलंका से आपके यहाँ कुछ आ रहा है, मान लीजिए हम मान ले रहे हैं जैसे श्रीलंका से चाय आ रहा है, और जबकि आपके यहाँ से वहाँ पे शुगर केन और कॉटन दोनों जा रहा है, तो आप इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको श्रीलंका की करेंसी आपके पास ज़्यादा आएगी। यानी अगर आप इंपोर्ट जो है कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है आपके लिए। जबकि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि मान लीजिए श्रीलंका से जो है आप केवल उसको चीनी दे रहे हैं और वहाँ से आप जो है पेट्रोल और
पेट्रोल डीजल और चीनी सब, पेट्रोल डीजल और मान लीजिए कॉटन वहाँ से ला रहे हैं और केवल चीनी वहाँ पे भेज रहे हैं, तो आप दे उसको कम रहे हैं, यानी उसकी करेंसी आपके पास कम आएगी, जबकि आपकी करेंसी उसके पास ज़्यादा जाएगी क्योंकि आप उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, जहाँ पे इम्पोर्ट जो है वो अधिक होता है और एक्सपोर्ट जो है कम होता है। फिर यहाँ पे एमसीक्यू हमारा दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें कौन जो है एक पर्सनल कम्युनिकेशन का मीन्स है, टेलीविजन है या रेडियो है या इंटरनेट है या मोबाइल फोन है। तो ये भी बहुत ही ईजी जो है क्वेश्चन है कि कौन सा जो है एक जो है मीन्स है पर्सनल कम्युनिकेशन का। टेलीविजन ये पब्लिकली होता है, रेडियो भी पब्लिकली हो गया, इंटरनेट भी जो है पब्लिकली हो गया, मोबाइल फ़ोन जो हम कह सकते हैं कि पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के लिए कौन सा यूज होता है, लेटर्स, टेलीविजन, टेलीफोन्स या कस्टमाइज्ड ईमेल। तो टेलीविज़न जो है वो मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या होता है। ए लोकलाइज्ड इकोनॉमी इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी to one another and benefit from the cost of reductions and gains in efficiency that result from this proximity। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या होता है कि एक ऐसी लोकलाइज्ड इकोनॉमी जिसमें कि एक बड़ी संख्या में जो कंपनी जो होती हैं, सर्विसेज और इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एग्जिस्ट करती हैं, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होती हैं और जो है बेनिफिट प्राप्त करती हैं इनके कोस्ट में रिडक्शन और गेन से। तो ये जो हमारा एग्लोमरेशन इकोनॉमी कहलाता है। फिर अब नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है। तो थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पोर्ट्स बिफोर कूलिंग। तो थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है कि जब इंडस्ट्रीज से जो है हॉट वाटर जो होता है, हॉट वाटर को फैक्ट्रीज या थर्मल प्लांट से हॉट वाटर को बिना ठंडा किए, बिना उसको जो है बिना पॉल्यूशन फ्री किए जो डायरेक्ट रिवर्स और पॉन्ड्स में डाल देते हैं बिना कूलिंग किए, तो इसे हम जो है थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। अब इससे हमारे यहाँ पे एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या नेगेटिव इफेक्ट है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉल्यूशन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स या रैपिड अर्बनाइजेशन। तो पॉल्यूशन जो है ये एक नेगेटिव इफेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो यहाँ पर ये सारा जो है हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स और इकोनॉमिक्स चारों से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे प्रीवियस ईयर में जो है